Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So this is our first session, and the topic we are going to start with the requirement engineering and requirement engineering process. तो बताने का मकसद ये है कि ये जो आपकी स्लाइड्स हैं, डैट इज़ बेसिकली द बुक स्लाइड्स, और इसके अंदर मटेरियल बहुत ज़्यादा है. सो हम की पॉइंट से शुरू करने का भी मकसद यही है कि मैं आप लोगों को आइडिया दे दूं कि बेटा मेन पॉइंट्स यही हैं. यू हैव आइडिया कि आपने पढ़ने से पहले देखना है कि अच्छा यार मेजर ये वाले पॉइंट्स हैं, इसके अंदर ये वाले सब पॉइंट्स आ रहे हैं. बाकी ये क्योंकि हम बुक रिलेटेड स्लाइड्स कर रहे हैं तो उसके अंदर अंदर से अंदर बहुत ज़्यादा मटेरियल आता रहेगा. तो आपने ये नहीं देखना, एग्जांपल्स भी आएंगे, ये नहीं देखना कि आप देखें घबरा जाए यार इतनी थ्योरी हम कैसे कवर हमने ये सारी करनी है आज. लेकिन आपने सेंसिबल वे में इसको देखना है कि कैसे आप चीज़ों को कैटेगराइज करते हैं. ठीक है जी. तो की पॉइंट से शुरू करते हूँ. एक्टिवली सुने, ध्यान से सुने कि की पॉइंट्स है क्या. सबसे पहले मैं आपको एक जेनेरिक वे में बता दूं कि हम जो टॉपिक देखने जा रहे हैं जी, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस. ठीक है. अच्छा, क्या ये टॉपिक हम पहली दफ़ा देखने जा रहे हैं? नहीं जी, मैं आपको इसके अंदर जितनी भी बातें हैं वो मैंने आपको क्लासिकल वाटरफॉल के को बताते हुए भी एक्सप्लेन कर दी हैं. मैंने आपको एक SDLC का मॉडल भी पूरी तरीके से पूरा प्रोसेस आपको एक समझाया कि इसके अंदर क्या क्या होती हैं, तो आपको आइडिया है. अच्छा जी, अब प्रोसेस अगर आपसे कोई पूछे कि यार रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का प्रोसेस बेसिकली है क्या, तो आपने कहना है कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग. अब मैं करने क्या जा रही हूँ, मैं इस पूरी स्लाइड में 10 मिनट ले रही हूँ, मैं इस पूरी स्लाइड्स जो है ना उसका एक आपको क्रस्ट बताने जा रही हूँ कि जी बेसिकली ये चीज़ें इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, देन हम इसको डिटेल से अंदर खंगालते जाएंगे. अब इससे होगा क्या, इससे मैं ये चाह रही हूँ कि आपको आइडिया हो कि यस यही काम हम लोगों ने करना है. जब आप पढ़ें तो आपको खुद ही पता लग जाए कि हाँ यार ये डिटेल्स इन डिटेल्स है. ठीक है. अच्छा जी, सो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का प्रोसेस क्या है. रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का प्रोसेस जो है वो बेसिकली यही है कि आपने क्या करना है, यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को डिफ़ाइन करने की कोशिश करनी है, यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को आपने डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करनी है, एंड देन उन्हीं रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से आपने मेंटेन करने की कोशिश करनी है. सो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग, उसको डॉक्यूमेंटिंग करें, मेंटेनिंग करें, किसको, रिक्वायरमेंट्स को. ठीक है. तो ये बेसिकली ये प्रोसेस क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ. अच्छा, कैसे ये सारा कुछ करेंगे, जाहिर सी बात है जब रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी करोगे. ठीक है. तो ये प्रोसेस क्या है कि आप क्या करें, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड डिफाइनिंग द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम. भाई रिक्वायरमेंट्स क्या है, भाई एक बंदा आया वो कहता है मुझे ये चाहिए, जो चाहिए वो क्या चाहिए, कहाँ से चाहिए, सिस्टम से चाहिए. तो जो चाहिए वो बेसिकली क्या बन गई, यूज़र की रिक्वायरमेंट्स बन गई, और वो सर्विसेज बन गई जो हमने बेसिकली सिस्टम से लेनी है. ठीक है. तो आप पहले उन सारी रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर लें. ठीक है. और डिफ़ाइन कर लें प्रॉपर्ली कि यार ये रिक्वायरमेंट्स है, वो रिक्वायरमेंट्स बेसिकली वो सिस्टम की सर्विसेज बन जाएंगी जो उस सिस्टम ने क्या करनी है, प्रोवाइड करनी है. आई होप सो ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी. अच्छा, इस बड़े से टॉपिक को ना वो कहते हैं कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का जो पूरा प्रोसेस है ना, उस पूरे प्रोसेस के अंदर जो है ना वो क्या कहता है कि कुछ एक्टिविटीज़ आती हैं. ठीक है. वी ऑलरेडी न्यू कि भाई हर एक बड़े प्रोसेस के अंदर, फेज़ के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ आती हैं, इसमें भी आती हैं. इसके अंदर 4 मेन एक्टिविटीज़ आती हैं. कितनी आती हैं, 4 मेजर एक्टिविटीज़ आती हैं, वो आपने याद रखनी है. एक का नाम है रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन. मैंने आपको पहले भी इसका मतलब बताया था. ठीक है. और आपको गूगल पे सर्च करके दिखाया था. बहरहाल अभी फ़िलहाल आप इसको माइंड में रखें कि एलिसिटेशन क्या कहते हैं. यहाँ पर फटाफट खुद से सर्च कर लें और मुझे बताएं कि एलिसिटेशन क्या कहते थे. अच्छा जी, अब बड़े ध्यान से ये नाम सुनने हैं. क्योंकि सम हाउ MCQs के अंदर यही नाम आ जाते हैं. ठीक है. ये कोई बहुत मुश्किल या नए लफ्ज़ नहीं है, ये ऐसे ही नाम आते हैं आपके जिनके डबल डुअल मीनिंग्स हैं. कहानियाँ इसके अंदर से फिर हम देख लेंगे इस PPT के अंदर के क्या है. ठीक है. रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, और इसके जो मेजर फेजेस आते हैं ना डायग्रामेटिक फॉर्म में, या फिर जो स्टेप्स आते हैं वो आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए. जो दूसरी एक्टिविटी आती है किसके अंदर, इस पूरे प्रोसेस के अंदर, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन कर ली. अब तुमने क्या करना है, रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई करो. भाई जाहिर सी बात है जब तुम एक चीज़ का एनालिसिस सारा कर लोगे, तुमने देख ली, कस्टमर के साथ निगोशिएट कर लिया, सारा कुछ कर लिया, अब तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, उसकी स्पेसिफिकेशन आ जाएगी. रिक्वायरमेंट
रिक्वायरमेंट का फेज़ मैंने आपका जब क्लासिकल वाटरफॉल पढ़ा रही थी तो रिक्वायरमेंट का फेज़ मैंने 2 एक्टिविटीज़ के अंदर डिवाइड किया था ना, गैदरिंग और एनालिसिस के अंदर, फिर स्पेसिफिकेशन के अंदर। वही कहानी है, एलिसिटेशन का नाम दे दिया उसने उसको यहाँ पर, और दूसरा क्या आ गया, स्पेसिफिकेशन का फेज़ आ गया। चौथा आ जाता है कि उन्हीं, अब जब तुमने ज़ाहिर है जब एलिसिटेशन भी कर ली, तुमने स्पेसिफाई भी कर लिया, डॉक्यूमेंट पूरा कर लिया, अब तुमने क्या करना है, उन रिक्वायरमेंट्स को क्या करना है, रिक्वायरमेंट्स की वेरिफिकेशन आ जाती है जेनेरिकली, और रिक्वायरमेंट्स की वैलिडेशन आ जाती है, ठीक है। एंड इन द लास्ट आपने उन रिक्वायरमेंट्स को क्या कर देना होता है, मैनेजमेंट उनकी करनी होती है। तो ये तो बेसिकली आपके यही सारे 4 एक्टिविटीज़ चलेंगी। इन 4 एक्टिविटीज़ में जब आप करते हो ना बात कि जी रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन की, तो आप जो कहानी इसके अंदर लेकर आओगे वो किसके बारे में होगी, वही जो मैंने क्लासिकल वाटरफॉल में बताया था कि जी इसमें इसके अंदर हम वो तमाम कहानियाँ, वो तमाम वेज़ पढ़ेंगे, वो तमाम तरीके पढ़ेंगे जो हम इस्तेमाल करते हैं प्रोजेक्ट की डोमेन को समझने के लिए। अच्छा जी, प्रोजेक्ट की डोमेन को समझने का क्या मतलब है, ज़ाहिर है जब जैसे मैंने एसडीएलसी में बताया था कि बैंक वाला बंदा आया था, तो बैंक वाला बंदा आया था तो मैंने मेडिकल की डोमेन को तो नहीं ना समझना, मैंने तो अकाउंटिंग की डोमेन को समझना था, क्योंकि अकाउंटिंग की डोमेन को समझकर उसकी बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स, उसके बिज़नेस रूल्स, उसकी बिज़नेस टर्म्स को मैं समझूँगी, तो मैं उसके जो प्रोजेक्ट है उसकी एक्चुअल में ये तमाम चीज़ें परफ़ॉर्म कर सकती हूँ। तो कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। अच्छा जी, सो मुझे क्या करना है, प्रोजेक्ट डोमेन जो भी मुझे मिली हुई है उसकी रिक्वायरमेंट्स को समझने के लिए, उस डोमेन को समझने के लिए मैंने नॉलेज को इकट्ठा करना है, ये मैं एलिसिटेशन में कर रहे होंगे। अब उस डोमेन नॉलेज को समझने के लिए जिन जिन लोगों के पास मुझे जाना है, वो तमाम सोर्सेज जो हैं उनमें आप देखोगे इस कहानी के अंदर उसको स्टेक होल्डर्स का नाम दे देंगे। आप सेंसिबली सोचो कि जिन 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 लोगों से हमने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, कौन कौन हो सकते हैं उसमें, उसमें कस्टमर्स हो सकते हैं, उसमें उस पर्टिकुलर बिज़नेस के मैनुअल्स हो सकते हैं, हम उस तरह के मार्केट के अंदर और जो सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं उनको हम देख सकते हैं, हम जितने भी उससे रिलेटेड स्टैंडर्ड्स हैं, फॉलो अप होते हैं गवर्नमेंट के लिहाज से, वो हम देख सकते हैं, हम तमाम स्टेक होल्डर्स के पास जा सकते हैं। सो इट मीन्स कि इन तमाम लोगों के साथ मिलकर, जिनको हम आगे जाके स्टेक होल्डर्स का नाम देंगे, उनसे जब हम बैठ के बातचीत करेंगे ना, तो हम कहेंगे कि यार रिक्वायरमेंट्स हम गैदर कर रहे हैं, और जो टेक्निक्स हम यूज़ करेंगे, ठीक है ना, रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, या मैं यही टर्म बोलूँ रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन करने के लिए, वो क्या होंगी, आप इंटरव्यूज़ कर रहे होगे, आप बातचीत कर रहे होगे, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होगे, ठीक है, आप टास्क एनालिसिस कर रहे होगे, आप प्रोटोटाइप्स यूज़ कर रहे होगे, आप कुछ मेजर इलेक्ट्रॉनिक कह रहे हो, ऑटोमेटिंग जो है वो कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे होगे। अच्छा जी, सो मैं रिपीट आगे करूँगी, आप परेशान ना हो अगर आपको नहीं समझ में आया, ये सिर्फ़ मैं ओवरऑल कॉन्सेप्ट दे रही हूँ आपको, अंदर ये चीज़ें दोबारा आएँगी। सो एलिसिटेशन इज़ अबाउट कि ऐसे कौन-कौन से तरीक़ेकार हैं, वेज़ हैं। आपको एलिसिटेशन वर्ड नहीं समझ आता ना, तो वो कहानी पकड़ लो जो मैंने एनालिसिस की बताई थी, वही है। बस टेक्निकल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में उसका नाम जो है ना वो ये दे दिया। जैसे मिसाल के तौर पे आप जी कह रहे हैं कि यार ये जो एक ना दवाई है, उससे ना आप लगा लो ना, तो आपके साथ जो भी काटा-पीटी होती रहे, आपको दर्द नहीं होती। ये आपकी टर्म हो गई। मेडिकल में आप शायद उसको एनेस्थीसिया का नाम दे रहे हो, ठीक है ना? तो वही हिसाब है, रिक्वायरमेंट गैदर करनी है, रिक्वायरमेंट वही कहानियाँ हम बोल रहे हैं, इसके अंदर टर्म उसको रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन की दे दी है बस, ठीक है? तो वो तरीक़ाकार जिसमें हमने प्रोजेक्ट की डोमेन को समझना है और उसके लिहाज से नॉलेज को इकट्ठा करना है। अब कौन-कौन जितने स्टेक होल्डर्स हैं, कस्टमर, जो-जो लोग आ रहे हैं, उन सबको इकट्ठा करना है, उनसे मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार से, कौन से तरीक़ेकार, कौन सी टेक्नीक से आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, इंटरव्यूज़ करें, प्रोटोटाइपिंग बनाएँ, जो मर्ज़ी करें, उसकी मदद से जो है ना, वो आपने बस रिज़ल्ट ये है कि आपने रिक्वायरमेंट्स को समझना है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर एलिसिटेशन के अंदर हम कोई फॉर्मल मॉडल्स नहीं प्रोड्यूस करते कि अच्छा रिक्वायरमेंट समझ लिया, अब ये एग्जैक्ट फॉर्मल मॉडल है, वो हम आगे करेंगे, ठीक है ना। हमने यहाँ पर सिर्फ अपनी डोमेन नॉलेज को वाइडन करना है, हमने अंदर से अंदर जो है वो तमाम रिक्वायरमेंट्स, तमाम नॉलेज को बस इकट्ठा करने की कोशिश करनी है। ये हमारा एलिसिटेशन का क्या होगा, मेजर एजेंडा होगा। फिर हम आ जाएंगे अपने इसके ऊपर जहाँ पर हम रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई कर रहे होंगे। इसके अंदर बेसिक
बेसिकली वो तमाम चीज़ें जो हमने ऊपर इकट्ठी की हैं एलिसिटेशन में, उनके हम फॉर्मल मॉडल्स बना रहे होंगे, ठीक है? ठीक हो गया? अच्छा जी, हम क्योंकि अब जो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है उसके अंदर मैंने आपको याद होगा जीएलसी में बताया था, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आप डिवाइड करते हो, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आप डिवाइड करते हो, ठीक है ना? तो उनको उनकी रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से उसके ऊपर आए गए रूल्स के या फिर कोई हदें, बाउंड्रीज जिनको आप कहते हो, कंस्ट्रेंट्स कहते हो, वो तमाम चीज़ें जो है वो आप क्या करोगे, एक प्रॉपर वे में यहाँ पर क्या करोगे, डॉक्यूमेंट कर रहे होगे, ठीक है जी। अब इसके अंदर चाहे आपको डायग्राम्स बनाने की ज़रूरत पड़े, इसके अंदर आपको टेबल्स बनाने की ज़रूरत पड़े, इसके अंदर आपको एक पूरा फॉर्मेट फॉलोअप करने की ज़रूरत पड़े, आप वो यहाँ पर फॉलोअप कर रहे होंगे और वो तमाम रिक्वायरमेंट्स जो आपने ऊपर वाले प्रोसेस में किए हैं, इवन उनको आपने कंस्ट्रेंट्स भी बताए हैं, उनकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी बताई हैं, उनकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी बताई हैं, ठीक है ना? और आपने जो है वो एवरीथिंग जो भी ऊपर एलिसिटेशन में किया है, तो उसी की स्पेसिफिकेशन के अंदर आप उसको प्रॉपर्ली डिफाइन कर रहे होंगे। वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में आप क्या कर रहे होंगे कि इसके अंदर वो तमाम टास्क आ जाएंगे जिसमें आपने सॉफ्टवेयर की पर्टिकुलरली ये प्रोटोटाइप्स अगर आप बना रहे हैं या फिर आप जो भी वर्किंग मॉड्यूल्स बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, उनको आपने बेसिकली क्या करना है, इंश्योर करना है। मैंने यहाँ पे बड़े डिटेल में आपको प्रीवियस रिकॉर्डिंग में वैलिडेशन और वेरिफिकेशन का बताया था, जो आपकी क्लास ली थी विन विन स्पाइरल मॉडल की, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर लास्ट में आप जो है वो मैनेजमेंट करते हैं। मैनेजमेंट के प्रोसेस में आप क्या पढ़ोगे कि इस प्रोसेस के अंदर आप बेसिकली वही एनालाइज कर रहे होते हो, एक्चुअल में जी फॉर्मल वे में आप डॉक्यूमेंट कर रहे होते हो, तमाम को रिक्वायरमेंट्स की ट्रैकिंग कर रहे होते हो। अब अगर 100 रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं तो 100 की 100 तो नहीं इंपॉर्टेंट होगी, उनमें से कोई 5 जो हैं वो प्रायोरिटाइज यूज़र कर देगा, ठीक है। फिर आप इसके अंदर नेगोशिएट करके कम्युनिकेशन को करके जितने आपके 100 में से 5 स्टेक होल्डर्स या 10 स्टेक होल्डर जो रेलेवेंट निकलेंगे, उनकी चीज़ों को आप प्रायोरिटाइज करके एक्चुअल में डॉक्यूमेंट करेंगे और उसकी बेस पे आगे आप अपना असल डिज़ाइन और असल कोडिंग जो है वो स्टार्ट कर रहे होंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम जो है वो इंश्योर कर रहे होते हैं इस प्रोसेस में कि भी अब फाइनल एक SRS बन जाए, क्योंकि ये जो SRS होगी इसके अंदर कस्टमर के अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से भी पॉइंट्स लिखे होंगे और उसके अंदर हमारे पास मेरे यूज़र डेवलपर्स के लिहाज से भी पॉइंट्स लिखे होंगे। इसी को देखकर जो है वो मैंने क्या करना है, आगे अपनी इम्प्लीमेंटेशन करनी है। इसी के अंदर जो है वो मैंने तमाम रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई की हुई हैं, जो कि बेसिकली एंड यूज़र ने बताई हुई हैं, यूज़र ने बताई हुई हैं, कस्टमर ने बताई हुई हैं। इसी को देखकर मैंने अपनी रिक्वायरमेंट्स को सिस्टमैटिक वे में लेकर लिखा हुआ है और अब इन्हीं कंट्रोल मैनर सिस्टमैटिक रिक्वायरमेंट्स को देख के मैंने आगे क्या करना है, इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस शुरू करना है, ठीक है। अब ये जो मैंने बताई है, यही बात आपकी की पॉइंट्स में लिखी हुई है कि रिक्वायरमेंट्स क्या है, किसी भी रिक्वायरमेंट्स फॉर अ सॉफ्टवेयर सिस्टम सेट आउट। की पॉइंट्स इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि यार यही बातें जो है वो इसका मजमूआ है स्लाइड्स का, अंदर भरपूर कहानियाँ इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही हैं, ठीक है। तो आपको मेजर पता होना चाहिए कि अच्छा ये मेजर है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आएगा। तो रिक्वायरमेंट बेसिकली क्या है, पहले रिक्वायरमेंट का बताएगा आपको कि रिक्वायरमेंट फॉर अ सॉफ्टवेयर सिस्टम सेट आउट व्हाट अ सिस्टम शुड डू, ठीक है। रिक्वायरमेंट से आपको पता है ना कि भाई एक सिस्टम से हम क्या चाह रहे हैं कि ये चीज़ें हों, और जो चाह रहे हैं कि ये चीज़ें उसके ऊपर क्या बाउंड्रीज़ हैं, कि एक किसी हद तक ही होगा ना, ठीक है ना। कोई रूल्स उसके ऊपर आ जाएंगे, कोई बाउंड्रीज आ जाएंगी, कोई कंस्ट्रेंट्स आ जाएंगे कि भाई इस तरीके से काम होगा, इस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा। अब उन्हीं रिक्वायरमेंट को आप आगे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में करोगे। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आप वो सर्विसेज बताओगे जो कि आपका जिनके बगैर सिस्टम चल ही नहीं सकता, जो लाजमी मलजूम सिस्टम ने करना ही करना है, वो आपके सिस्टम के फीचर्स होते हैं, वो आपके वो पर्टिकुलर सर्विसेज सिस्टम आपका प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। सो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आपका सिस्टम परफॉर्म कर रहा होगा, कौन कौन से फीचर्स हैं कि सिस्टम उनके बगैर चल ना पाए, वो आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। फंक्शनल जिससे फंक्शंस, कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करेगा, तो तमाम फंक्शनल सर्विसेज जो होंगी, फंक्शनल चीज़ें जो होंगी, वो आपकी रिक्वायरमेंट्स बन जाएंगी, कौन सी, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। फिर आपकी इन्हीं रिक्वायरमेंट्स के अंदर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी कि जी वो तमाम रिक्वायरमेंट्स जो कि फंक्शनल हैं वो कैसे परफॉर्म हो, वो तमाम आपकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी कि जी उन्हीं तमाम सर्विसेज के ऊपर जो कि आपके सिस्टम ने करनी ही करनी है, उनके ऊपर क्या कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो अप्लाई हो सकती हैं, क्या जो है वो बाउंड्रीज अप्लाई हो सकती हैं, किस तरीके से वो सिस्टम का पार्ट बनेंगी, वो आपकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी, ठीक है। तो
तो वापस आ जाते हैं, चलें जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस लिटिल एंटरटेनमेंट। ओके, वापस आ जाते हैं। वो ये है कि उसके बाद की पॉइंट्स में, अच्छा नेक्स्ट जब अगला फेज़ क्या होगा इस पूरी पावर पॉइंट स्लाइड का, कि रिक्वायरमेंट को देखने के बाद वो आपको रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के प्रोसेस की तरफ ले जाएगा। कौन सा प्रोसेस है? वो आपको यही जो मैंने अभी बताया। वो कहते हैं कि ये प्रोसेस क्या है, एक आइट्रेटिव प्रोसेस है, जिसके अंदर क्या इंक्लूड हो जाता है, रिक्वायरमेंट की एलिसिटेशन करते हैं, उसकी स्पेसिफिकेशन करते हैं और वैलिडेशन करते हैं। फिर वो बारी-बारी इसकी पूरी स्टोरीज़ को बताना शुरू कर देगा कि रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन क्या है, कि ये आइट्रेटिव प्रोसेस है, यही देख लें, यही समझ लें, क्योंकि आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना हो, आपको पता लग जाए कि अच्छा हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो वो आपको इसके अंदर क्या बताएगा, वो बताएगा कि यार ये स्पाइरल ऑफ एक्टिविटीज़ इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है? किसके अंदर? रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन के अंदर। लेकिन एजेंडा क्या है कि हम यही कह रहे हैं कि एलिसिटेशन में क्या है कि रिक्वायरमेंट है क्या, कौन सी रिक्वायरमेंट है, उनकी डिस्कवरी करो, फिर उनको क्लासीफाई कर दो। अच्छा यार ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये वाली रिक्वायरमेंट्स मेरी इंटरफेस के लिहाज से हैं, ये मेरी बैकएंड की रिक्वायरमेंट है, ये मेरी यूज़र ओरिएंटेड रिक्वायरमेंट है, ये मेरी सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है? फिर उनको ऑर्गेनाइज़ कर दो, फिर यूज़ कस्टमर से जाके नेगोशिएट करो, क्योंकि सारी तो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं हो सकती। हम चाहते हैं हम विन विन सिचुएशन करें, और फिर जो बातें आपकी फाइनल हो जाए उनको आप डॉक्यूमेंट कर लें। ये तमाम कहानियाँ जो हम बार बार देख चुके हैं, ये किसके अंदर आ जाएंगी? रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन के अंदर आ जाएंगी, ठीक है? अच्छा जी, फिर हम इसी प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स देख रहे होंगे, जैसे हम इंटरव्यूज़ कर रहे होंगे, हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होंगे, हम एथनोग्राफी कर रहे होंगे, ठीक है ना? हम यूज़र की कहानियाँ, यूज़र स्टोरीज़ ले रहे होंगे, हम उससे सिनेरियोज़ पूछ रहे होंगे, हम उससे डिस्कशन कर रहे होंगे। इन तमाम की मदद से हम बेसिकली कर क्या रहे हैं? एलिसिटेशन कर रहे हैं। तो आपको हम ये, मैं पीपीटी गुजारने के दौरान ये सारी चीज़ें डिस्कस ज़रूर करूँगी, लेकिन आपने ये नहीं घबराना यार इतनी थ्योरी, ऑफ कोर्स थ्योरी है, ठीक है? लेकिन आपने ये समझना है कि ओके एथनोग्राफी का क्वेश्चन आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये हम जब स्लाइड्स के अंदर करेंगे तब देख लेंगे, ठीक है? तो आपने ये देखना है कि यार ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें इसका पार्ट ही हैं, तो हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं, बट ये कुछ थ्योरी हमें इसके बारे में रीड करनी पड़ेगी, ठीक है? तो ये बताने का मकसद ये है कि ये चीज़ें जो भी डिस्कशन है, ये सारी एलिसिटेशन के प्रोसेस के अंदर आएंगी। फिर हम जो है वो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का पर्टिकुलरली मेन टॉपिक देखेंगे। उसके अंदर क्या है कि हम फॉर्मली बता रहे होंगे कि हमने जो रिक्वायरमेंट्स पीछे थी ना, जिस पे यूज़र की रिक्वायरमेंट्स हमने सेपरेट की थी, सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स सेपरेट की थी, इनको हमने डॉक्यूमेंट कैसे करना है, ठीक है? डॉक्यूमेंट करके इनकी हमने एक एसआरएस डॉक्यूमेंट कैसे बनानी है, ठीक हो गया? अच्छा जी, सो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स वो रिक्वायरमेंट्स होगी जिस पे आप ज़ाहिर है यूज़र भी एग्री होगा, आप भी एग्री होंगे, ठीक है? और उसी के ऊपर जो है वो आपका सिस्टम बनेगा, ठीक है? ये बात इसके अंदर कर रहे होंगे कि डॉक्यूमेंट लिखना कैसे है, इसके इन ये वाली स्लाइड्स इसके ऊपर होंगी, ठीक है? फिर उसके बाद हम वैलिडेशन की स्लाइड के ऊपर आ जाएंगे कि यार वो जो रिक्वायरमेंट्स अभी पीछे की हैं, उनको वैलिडेट करो कि क्या वो कंसिस्टेंट है। याद है मैंने क्लासिकल के अंदर ये सारी बातें आपको बताई थी कि कोई एम्बिग्विटी तो नहीं है, क्लियर है, रियलिज्म कहते हैं, रियल है, रियल बेस पे है, कंप्लीट है, वेरीफाई हो भी सकती है कि सिर्फ साईफाई रिक्वायरमेंट से कि यार ऐसा हो जाएगा, ठीक है? फिर बस ये हमने 3 चीज़ें देखनी है, इसके गिर्द-गिर्द हमारी ये पूरी पावर पॉइंट स्लाइड्स जो है वो घूमेगी। आई होप सो कि इस सारी 30 मिनट के 20 मिनट के अंदर आपको जो है वो पता लग गया होगा कि ये है क्या, किसके बारे में। बजाय इसके कि मैं एक-एक स्लाइड करके आपको थ्योरी पढ़ाती रहूँ, मैंने आपको एक पूरा स्ट्रक्चर समझाया है कि यार ये इस चीज़ के बारे में, ये चीज़ें हैं। आई होप सो आपको आइडिया हो गया। अब मैं मूव कर रही हूँ इसकी थ्योरी के अंदर तेज़-तेज़। अब मुझे बताएं कि आपको समझ में आ गई है, पता लग गया? यस, चीज़ों को रीड करना जो है वो आपका काम है। अब आज आपने इसको कंप्लीट कर लेना। मुझे बताएं कुछ समझ में आया? मैं आगे प्रोसीड करूँ? जो जी ये मैम, आगे करें। ग्राफी का क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये अभी इसके अंदर हम देखेंगे। चलें जी। अच्छा जी, हाँ, अब ये बातें मैं दोबारा नहीं बता रही हूँ आपको कि जी इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे, ये हमने पता लगा लिया कि जी अब इसके अंदर हमने ये पढ़ना है। अब कहानी हमारी शुरू होगी रिक्वायरमेंट किससे? इंजीनियरिंग से। अब मैं यहाँ से आपको बताती जा रही हूँ, मैंने आपको
अगर आपको नहीं पता ना, सिर्फ कॉन्सेप्ट देखना ना, तो आप मेरी इस रिकॉर्डिंग को दोबारा देखिएगा। ये जो मैंने पिछले 20 मिनट आपको कहानी समझाई है, ठीक है, वो आपकी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की है। लेकिन अब मैं यहाँ पे स्लाइड के कंटेंट के ऊपर फोकस कर रही हूँ। क्यों खोल रही हूँ? इसलिए खोल रही हूँ कि जब मैं वो पढ़ा दूँ सारा, बेशक अपनी बनाई हुई स्लाइड से मैं कोई 10-12 बना लूँ और उससे मैं ये सारा कुछ पढ़ा दूँ और मैं कहूँ बेटा आपने ये सारा कुछ पढ़ लेना, इसलिए मैंने ये आपको साथ नहीं किया। मैं ये खुद आपके लिए खोल रही हूँ कि आप इसको रीड करें, पता लग जाए कि हाँ ये चीज़ें हमने क्लास में भी देखी थी, ठीक है। अच्छा, प्रोसेस जिसके अंदर जो है ना, वो हमने क्या करना है, कस्टमर के साथ बैठना है, उसको दिमाग से पूछना है, उससे पूछना है कि भाई तुम क्या प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हो। बेसिकली वो सर्विसेज हमने देखनी है जो कि आपका कस्टमर आके सिस्टम से रिक्वायर कर रहा है। वो कहता है कि यार मुझे ये चीज़ें चाहिए, और उन सर्विसेज के ऊपर क्या कंस्ट्रेंट्स, क्या बाउंड्रीज जो हैं वो अप्लाई हो सकती हैं, ठीक है जी। वो जाहिर सी बात है, सिस्टम जो आप डेवलप करने जा रहे हो वो बिल्कुल साई-फाई तो नहीं हो सकता, जो सोचो उसमें हो जाए, मैजिक तो नहीं है। उसके ऊपर कुछ तो बाउंड्रीज होंगी, कुछ तो रूल्स होंगे, कुछ उसके ऊपर लीगल बाउंड्री कंस्ट्रेंट्स आ रहे होंगे, कुछ उसके ऊपर टेक्निकल कंस्ट्रेंट्स आ रहे होंगे, कुछ उसके ऊपर दूसरे किस्म के कंस्ट्रेंट्स आ रहे होंगे। तो आपने वो तमाम सर्विसेज को देखना है कि कौन से सिस्टम से रिक्वायर है, उनके ऊपर कौन सी कंस्ट्रेंट्स हैं। इनको बेसिकली इस पूरे प्रोसेस को हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का नाम दे रहे होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब टिपिकली रिक्वायरमेंट क्या है, मेरा ख्याल है कि अब आप सबको पता होगा कि अगर हम जेनेरिकली देखें ना, एक हाई लेवल एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट बना लें कि आई वांट कि मेरा सिस्टम जो है ना वो ये कर सकता हो। अब भाई मैं कहूँ कि भाई मेरा सिस्टम जो है ना वो कस्टमर की प्रोफाइल मैनेज कर सकता हो, मैंने कह दिया। अब कस्टमर की प्रोफाइल मैनेज तो ठीक है, एक रिक्वायरमेंट हो गई, ये एक हाई लेवल एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट है। अब उस प्रोफाइल को मैनेज करने के लिए पीछे आपको छोटी-छोटी कितनी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स चाहिए, पीछे आपको छोटी-छोटी कितने प्रोसेसेस, कितनी आपको एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स चाहिए, वो कहानी अलग है। कि भई हो ज़ाहिर-सी बात है, मुझे लॉगिन की रिक्वायरमेंट भी इसके अंदर आ जाएगी, मुझे करेक्ट लॉगिन की भी आ जाएगी, फिर उसके अंदर मुझे कस्टमर की पूरी इन्फॉर्मेशन टैकल करनी पड़ेगी। उस कस्टमर की इन्फॉर्मेशन को लेने के बाद मुझे डेटाबेस में उसको मैनेज करना पड़ेगा। फिर उसको मैनेज करने के बाद मुझे एग्जैक्टली एक उसकी इस पूरी सीक्वेंस बनाना पड़ेगा कि अच्छा सामने ये दिखे, फिर अंदर उसकी प्रोफाइल के अंदर मज़ीद डेप्थ में आ जाए, फिर उसकी मज़ीद जैसे एलएमएस होता है या ऑफिस में होता है कि आपकी प्रोफाइल के अंदर आपका नेम, बायोडाटा आ रहा होता है, फिर आपकी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स आती हैं, सैलरी डिटेल्स आती हैं, देयर आर डिफरेंट टॉपिक्स जो इसके अंदर आ जाते हैं। तो कस्टमर ने तो एक हाई लेवल कह दिया कि मैं प्रोफाइल मैनेज करना चाहता हूँ। तो अब ये तो हमारा काम है ना, बैठ के हमने उसके अंदर कंस्ट्रेंट्स देखनी है कि यार ये हो भी सकती हैं कि नहीं। तो दिस इज़ इनएविटेबल। अब फटाफट मैंने ये भी बताया है इसका मतलब इनएविटेबल का क्या है। मैंने आपको बताया था एरर्स आर इनएविटेबल, ठीक है। अब फटाफट सर्च करके देख सकते हो कि ये क्या मतलब था, अनअवॉइडेबल था, क्या था, ठीक है जी। तो क्योंकि इसमें हमने दोनों, ये सारी डिटेल्स हमने क्यों देखनी होती हैं, क्योंकि हमारे दो मकसद होते हैं इसको पूरा करने के लिए। क्योंकि क्या मकसद है कि अगर हम प्रॉपर ये रिक्वायरमेंट्स, हाई लेवल एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट्स बनाएंगे, फिर उसके ऊपर सिस्टम की कंस्ट्रेंट्स भी देखेंगे, ज़ाहिर है उसी के ऊपर जो है वो हम आगे जाके क्या कर रहे होते हैं, बहस मुबाहिसा या निगोशिएट कर रहे होते हैं सारी चीज़ें। तो माइट भी ये तमाम चीज़ें आपकी दो चीज़ों का बेस बने, फॉर अ बिड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट या फिर भी बेसिस फॉर द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ये बात कर सकते हैं कि यार आपके पास जब आपने डिटेल समझ में आ गई, आपको रिक्वायरमेंट समझ में आ गई है, ठीक है, तो उसने कहा मेरी सिर्फ 3 रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। और 3 रिक्वायरमेंट्स कौन सी बता दी, हैवी रिक्वायरमेंट्स, प्रोफाइल मैनेज करता हो, ये करता हो। अब जब आप बैठोगे ना, आप अगर बिल्कुल न्यू बाय हो ना, नाड़े से हो, आपको नहीं पता, आप कहोगे हाँ ये तो बस 3 है, चलो हम इतने में जो है वो कर लेते हैं। नहीं, जब आप बैठ के निगोशिएट करोगे ना, आपको पता लगेगा यार इसके अंदर तो सिर्फ इतनी बड़ी कहानी है। आपको पता होगा तो आप आगे यूज़र को बता सकते हो, फिर यही सारी डिटेल जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट डेवलप करने में मदद करेंगी। कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट में आपके बजट प्लान हो सकता है, आपके रिसोर्सेज प्लान हो सकते हैं, एवरीथिंग प्लान हो सकती है कि भाई इतना टाइम में होगा। अगर यूज़र कहता है 3 महीने, तो वो जो अंदर पूरी कहानी है वो शायद 6 महीनों की हो। तो इसलिए ये अक्सर जो है ये कॉन्ट्रैक्ट्स डेवलप कर, ये 2 वे प्रोसेस जो है ना वो फॉलोअप करती हैं। इससे आपका एक तो कॉन्ट्रैक्ट भी बनता रहता है और दूसरा ये आपकी जितने भी रिसोर्सेज या बजटिंग करने के भी काम आती हैं, ठीक है। आई होप सो ये पता लगा, कॉन्ट्रैक्ट से मुराद वही है। अब ये जब स्लाइड खोलोगे तो इसके अंदर जी आपकी एक सिनेरियो लिखा हुआ है। इफ़ यू वांट सिनेरियो को रीड करना तो आप
आप कर लें, अदरवाइज़ मेरे ख्याल में इस टाइम आप बेशक डेप्थ में सिनेरियोज़ को बेशक ना रीड करें, आप कॉन्सेप्ट की तरफ जाएँ। अब इसके अंदर जो है ना उसने इस स्लाइड को मैं छोड़ रही हूँ, उसने कहा कि यार जब आप रिक्वायरमेंट्स करते हो ना, मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि आप रिक्वायरमेंट्स को यूज़र के लिहाज से भी देखते हो और आप रिक्वायरमेंट्स को क्या करते हो सिस्टम के लिहाज से भी देखते हो, ठीक है। अच्छा ठीक है ना, रिक्वायरमेंट्स क्या हो, ये ना दबी हुई ढकी छुपी ना हो, क्या हो, ओपन रिक्वायरमेंट्स हो, ठीक है, ओपन रिक्वायरमेंट्स हो, और ये भी नहीं कि बस खुलेआम आप जो दिल में आए बोलो, अंडरस्टैंडेबल रिक्वायरमेंट्स हो। यूज़र रिक्वायरमेंट्स में वो तमाम रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी, वो रिक्वायरमेंट जिनको यूज़र ने बताया होता है, यूज़र ने समझना होता है, ठीक है। यूज़र को समझाने रिक्वायरमेंट्स वही रहेंगी, लेकिन आपका हर बंदा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने, मैं कहूँ यार ये काम है, ठीक है, दुनिया की एक ये हकीकत है, ठीक है, अब आपने वो समझाना है, किसी एडल्ट को आप समझाओगे वो एक डिफरेंट वे में होगा, किसी स्टूडेंट को आप समझाओगे वो एक डिफरेंट वे में होगा, किसी बच्चे को समझा रहे होगे वो एक डिफरेंट वे में होगा, इस बात आप एक ही समझा रहे होगे। तो वही बात आ गई कि हो सकता है कि अगर एक जी मुझे प्रोफाइल मेंटेन करनी है, ये इस रिक्वायरमेंट को समझने या समझाने के लिए आपको जब यूज़र के पास आप जाओ, तो यूज़र आपका इतना टेक्निकल ना हो कि आप उसको कहो, ये चीज़ें समझा रहे हो कि इतनी मेमोरी चाहिए, इतनी आपकी रैम होनी चाहिए, ये आपकी डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशंस है, आप मैंगो डीबी यूज़ कर रहे हो, आप माईएसक्यूएल यूज़ कर रहे हो, भाई उसकी बिला से जो भी है, आप उसको उसके लिहाज से चीज़ें समझाओगे, उसी रिक्वायरमेंट्स को उन डायग्राम्स, उन तरीकों से मोल्ड करके बताओगे जो यूज़र को समझ में आ जाए, ठीक है। फिर आपकी कुछ अपनी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट होता है जो आपने अपने लोगों को आगे बताना होता है, जिनसे आप अपने फंक्शंस डिफाइन करते हो, जिनसे आप अपनी सर्विसेज, अपने ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स आप देखते हो, ठीक है जी। तो सो यू आर गोइंग टू डिफाइन इन दीज टू वे। सो यूज़र रिक्वायरमेंट्स वो हैं जो आप नेचुरल लैंग्वेज में यूज़ करते हो, आम ज़ुबान में। नेचुरल लैंग्वेज ज़रूरी नहीं कि इसके अंदर ना यूज़ हो, इसके अंदर भी यूज़ हो सकते हैं, लेकिन ऐसी नेचुरल लैंग्वेजेस प्लस डायग्राम्स जिसमें वो आप सर्विसेज जो आपका सिस्टम प्रोवाइड करेगा, वो ऑपरेशनल चीज़ें जो आपका सिस्टम डिवाइड करेगा, और वो कंस्ट्रेंट्स जो कि सिस्टम जहाँ पे बाउंड्रीज आएगी जिसके उन पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स या सर्विसेज के अंदर जो सिस्टम प्रोवाइड करने जा रहा है। लेकिन ये टिपिकली आप किसके लिए लिखते हो, यूज़र के लिए। जैसा आपका यूज़र टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, उसके हिसाब से आप लिखते हो। सिस्टम रिक्वायरमेंट में वो डॉक्यूमेंट आ जाएंगी आपकी जो कि उन तमाम फंक्शंस की जो सिस्टम ने करने हैं परफॉर्म, वो तमाम सर्विसेज, फीचर्स, ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स, एवरीथिंग जो सिस्टम परफॉर्म कर रहा है, उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शंस, ठीक है। डिटेल डिस्क्रिप्शन के क्या इंप्लीमेंट करना है, कि क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के दरमियान क्या हुआ है, क्योंकि उसको देखकर ही आप आगे अपनी मज़ीद डिसीजंस जो है वो लेते हो, ठीक है। तो अब ये सिर्फ एक आपको एक एग्जांपल दे दी जाएगी कि जैसे यूज़र रिक्वायरमेंट की क्या है। जैसे एक मेंटल केयर से वो मेंट केयर सिस्टम है, ठीक है ना, वो यूज़र कहता है कि मैं चाहता हूँ कि यार वो मंथली जो है ना वो रिपोर्ट जनरेट करे, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि जी उसके अंडर मल्टीपल क्लिनिक्स आ सकते हैं, ठीक है। जैसे एक पूरा सिस्टम है, जैसे फॉर एग्जांपल चुगताई लैब है, ठीक है ना, वो तो एक पूरा सिस्टम है। अब उसके अंदर काफ़ी सारे क्लिनिक वो आ गए ना ब्रांचेस, तो हम ये कहें यार एक सिस्टम है, उसके अंदर मल्टीपल क्लिनिक्स जो हैं वो आ गए हैं। वो चाहता है कि मंथली मैनेजमेंट रिपोर्ट जो है वो शो हों कि जी कॉस्ट ऑफ ड्रग्स कितनी हुई हैं, कितनी प्रिस्क्राइब की हैं, ठीक है ना, मंथली एक पूरा एट दी एंड आ जाए। तो अब उसकी सिस्टम रिलेटेड इसी एक की सिस्टम रिलेटेड स्पेसिफिकेशन कैसी बनेगी, तो देखो वो आगे से 1 को 1.1 1.2 1.3, इसका मतलब कि ये पहले टॉपिक की ही आगे से आ रही है, ठीक है। तो वो आप कह रहे हो कि उसको डिटेल में सिस्टम रिलेटेड क्या लिखोगे कि ये कहानी सिस्टम ऐसे तो नहीं, मैजिक तो नहीं है। अब उसके प्रोसेसेस क्या होंगे कि भी हर लास्ट वर्किंग डे, जिस तरह बैंक में होता है, हर लास्ट वर्किंग डे में आप पहले प्रॉपर समरी निकालो कि कौन कौन सी ड्रग्स जो है वो प्रिस्क्राइब हुई हैं उस महीने में, उनकी आगे से कॉस्ट क्या है, और वो किस किस क्लिनिक ने प्रिस्क्राइब की हैं। फिर 1.2 ये हो सकता है कि आपने जो है ना सिस्टम शेल जनरेट द रिपोर्ट फॉर प्रिंटिंग आफ्टर 17:30 ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ, ठीक है ना, कि इतने बजे आखिरी मंथ के आखिरी वर्किंग डे पे आपने ये तमाम रिपोर्ट्स जो हैं वो जनरेट कर लेनी है, उस महीने की सारी निकाल लेनी है। तो ये तमाम ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक एग्जांपल है कि जस्ट शोइंग यू कि एक यूज़र रिक्वायरमेंट डेफिनेशन कैसे लिखी जाती हैं, सिस्टम रिक्वायरमेंट जो है वो स्पेसिफिकेशन कैसे लिखी जाती है, किन के लिए होती हैं ये। हम हर चीज़ हर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यूज़र रिक्वायरमेंट आपके क्लाइंट साइड के लिए होते हैं, क्लाइंट के मैनेजर्स, क्योंकि उन्हें यही चीज़ें समझ आती हैं ना, ओवरऑल हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन।
सिस्टम का एंड यूज़र, जैसे पावर पॉइंट हम यूज़ कर रहे हैं तो मैं और आप एंड यूज़र हैं, ये जिसने बनाई है उसको नहीं पता कि ये कौन, ये जिसने कोड किया उसको नहीं पता, और जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को नहीं पता कि हम इसको इस टाइम यूज़ कर रहे हैं, वी आर द एंड यूज़र। इंजीनियर्स, क्लाइंट के जो इंजीनियर्स आ रहे हैं, जिन्होंने आपको पैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, शेयर्स देने हैं, कॉन्ट्रैक्टर मैनेजर्स आ रहे हैं, सिस्टम के आर्किटेक्ट के लिए भी जो है वो ये चीज़ें आ रही हैं। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स कौन कौन समझ रहा है? सिस्टम रिक्वायरमेंट भी सिस्टम का एंड यूज़र समझ सकता है, क्यों? क्योंकि उसने बेसिक, okay ji, welcome back, this is our second session. So we were talking about the example for the user and system requirements, so I hope so आपको समझ में आ गई हो, ठीक है। स्टेक होल्डर्स पर्टिकुलरली कौन है? ये जो मैंने इसका मैंने जो अपनी खुद की पावर पॉइंट एक बनाई हुई है, मैंने इसके अंदर भी बड़े मज़े की चीज़ें डाली हुई हैं, ठीक है ना। इसके अंदर भी मैंने स्टेक होल्डर्स की बात की थी। मैं आपको दिनारिकली बताते हूँ यार, यहाँ पे स्टेक होल्डर्स वो हम निकालते जाएंगे, जस्ट अ सेकेंड। ये हैं जी स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर्स क्या है? आयु मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ, ठीक है, कि जी स्टेक होल्डर्स बेसिकली वो लोग हैं जिनका आपके सिस्टम के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई ना कोई रिलेशन बन रहा है। ऐसे इंडिविजुअल्स या ऐसी फुली ऑर्गेनाइजेशंस जो कि उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं, जिनका कोई भी उनके साथ कोई पॉजिटिवली या नेगेटिवली जो है ना उनका इंटरेस्ट उस प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन पे, उस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट पे जो है वो असर कर सकता है, ठीक है। सो जो जिन अदर वर्ड्स में ऐसे तमाम लोग जिन्होंने प्रोजेक्ट को इस्तेमाल करना है, ऐसे तमाम लोग जो प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं एज अ कस्टमर या एज अ एंड यूज़र उन्होंने यूज़ करना है, या ऐसे लोग जिनका उस प्रोजेक्ट के बनने या एग्जीक्यूट होने से कोई नुकसान, नफ़ा या नुकसान या फ़ायदा होना है, वो तमाम लोग स्टेक होल्डर्स में शामिल हो जाते हैं, ठीक है। ये स्टेक होल्डर्स आगे से डिवाइड हो जाते हैं आपके इंटरनल और एक्सटर्नल में। इंटरनल स्टेक होल्डर्स वो हैं जो विद इन अ हाउस हैं, ठीक है, विद इन अ बिजनेस काम कर रहे हैं, ठीक है। वो तमाम लोग जो विद इन अ बिजनेस में आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं, जैसे आपके टीम मेंबर्स, मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है, ये हो गए। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स में वो लोग आ जाते हैं जो कि वैसे तो अगर ब्रॉडर वे में देखें तो वो तमाम लोग जो कि बिजनेस से आउटसाइड हैं, चाहे वो गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो रही है, चाहे वो कस्टमर्स हैं, चाहे वो यूज़र्स हैं, सप्लायर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, हर कोई जो है वो आपका एक्सटर्नल स्टेक होल्डर में आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आप ये कह सकते हो कि उस सिस्टम को यूज़ करने वाले उस कंपनी से बाहर जितने भी लोग आ जाएंगे वो आपके क्या हो जाएंगे? एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हो जाएंगे। तो हमें क्या सारे स्टेक होल्डर्स का इस तरह जो बहुत सारे आप कहोगे स्टेक होल्डर बन गए, तो क्या और क्या सब के सब उसको इफेक्ट कर रहे होंगे, या वन और अदर वे सारे इफेक्ट कर रहे होंगे, लेकिन आपने देखना है कि कौन से मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है। ऐसे स्टेक होल्डर्स जिनका डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है, या ऐसे स्टेक होल्डर्स डायरेक्ट रिलेशन इन अ वे जो कि लीगली उसके अंदर इंटरेस्ट रखते हो, जिन्होंने शेयर्स दिए हैं, जो जो पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, या जो ऑर्गेनाइजेशन उसको बना रही है, ठीक है, जो आपका कस्टमर है, बेसिकली क्लाइंट है। एंड देन वो स्टेक होल्डर्स उनमें से कुछ जो जो एंड यूज़र्स हैं जिन्होंने एक्चुअली वो यूज़ करना है, और उनके यूज़ करने से, उनके रिकमेंडेशन देने से उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल होने में कोई ना कोई आ सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे इसी मेंट केयर सिस्टम की उसने एग्जांपल पकड़ी हुई है, और उसको वो आगे लेकर चल रहा है कि इसके स्टेक होल्डर्स क्या हो गए, उसके पेशेंट्स हो गए, नर्सेज हो गई, मेडिकल रिसेप्शनिस्ट हो गए, IT स्टाफ हो गए। अब ये लोग कौन है? ये वही लोग हैं ना जिन्होंने उस सिस्टम को यूज़ करना है, ठीक है। तो अब ये देखो, ये दो स्लाइड नंबर 10 और स्लाइड नंबर 11। स्लाइड 10 में उसके वो स्टेक होल्डर्स हैं जिनको आप टिपिकली इंटरनल स्टेक होल्डर्स कह सकते हो। स्लाइड 11 में वो स्टेक होल्डर्स हैं जो माइट भी आप एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स कह सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पर आपके जैसे यहाँ तो नहीं होता, लेकिन बाहर के ये जो एडवांस कंट्रीज़ हैं, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनमें हर एक चीज़ पे रूल्स, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स बने होते हैं कि अगर ये प्रोजेक्ट या ये सिस्टम मार्केट में आएगा तो उसके एथिकली जो हैं वो क्या कंसिड्रेशंस हैं, ठीक है। क्या आपको वो लॉन्च करने से पहले चेक किया जाता है कि अगर मेडिकल सॉफ्टवेयर है तो क्या वो एथिकली अप्रूव्ड किया जाएगा, एथिकली फुलफिल हो रहा है, कोई एथिकली मसले तो नहीं उसमें आ रहे, ठीक है। तो ये मेडिकल एथिक्स मैनेजर जिसने देखना है कि जी तमाम एथिकल गाइडलाइंस कब प्रॉपर हो रही हैं, फुलफिल या नहीं हो रही। हेल्थ केयर मैनेजर्स आ गए, मेडिकल रिकॉर्ड स्टाफ हो गए, ये नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एग्जांपल्स हैं। ये क्या है? ये डायरेक्ट उसको यूज़ नहीं कर रहे अपने इस्तेमाल के लिए, लेकिन सामहाउ उनका रिलेशन ज़रूर बन रहा है। दीज आर गोइंग टू
कैटेगराइज एज एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। ठीक है जी। एजाइल मेथड्स और रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं, इसको ज़ाहिर है इसकी मैं सेपरेट एक बनाऊंगी, तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि एजाइल का क्या मतलब है, तो इसके लिए अभी मैं स्किप कर रही हूँ इसको। ठीक है। फंक्शनल नॉन फंक्शनल पे भी हम आगे में हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी मैंने इसमें बड़े मज़े की आगे जाके हम इसको करेंगे। मैंने यहाँ पर जो है ना वो आप लोगों के लिए बनाई हुई है, जो मैं यहाँ से आपको आइडिया देती हूँ उन रिक्वायरमेंट्स का। ठीक है, के रिक्वायरमेंट्स के अंदर फंक्शन रिक्वायरमेंट्स कौन सी आ जाती हैं। तो रिक्वायरमेंट्स बेसिकली क्या हैं, ओवरऑल रिक्वायरमेंट्स जो भी हम सिस्टम से करवाना चाहते हैं उसको हम बेसिकली वो कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो स्टेक होल्डर आपका कहते हैं ना कि यार मैं चाहता हूँ मेरा सिस्टम ये करे, या जो बिजनेस के रूल्स हैं कि बिजनेस ने अगर ऊपर जाना तो ये चीज़ें तो उस सिस्टम के अंदर लाजमी होनी चाहिए। उनको हम क्या कर लेते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक फंक्शनल, ठीक है, जो आपको बताती है कि आपका जो सिस्टम है, आपका जो प्रोडक्ट है उसके फीचर्स कौन से हैं, उसके फंक्शंस कौन से हैं, कैसे बिहेव करेगा, वो तमाम रिक्वायरमेंट्स फंक्शनल हो जाएंगी। और ऐसी रिक्वायरमेंट्स जो कि उन्हीं के ऊपर जो है जेनेरिक कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही होंगी कि अच्छा सिस्टम ना ऐसे हो, सिस्टम शट डाउन ना हो, सिस्टम चलता रहे, सिस्टम ना इस तरीके से क्विक रिस्पॉन्स दे, सिस्टम रीयूजेबल हो, सिस्टम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो। ये तमाम चीज़ें जो है ये आपकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी, जिन्हें आप क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनो, ये एमसीक्यू में मैं लाजमी देती होती हूँ। ठीक है, इनको आप क्वालिटी एट्रीब्यूट्स कहते हो। ठीक है। अच्छा जी, सो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में क्या आ गई, एक सेंटेंस में अगर हम बोलें तो आपका सिस्टम करेगा क्या, वो तमाम की तमाम एक्चुअल सर्विसेज जो कि सिस्टम ने प्रोवाइड करनी है, एक्चुअल सिस्टम, एक्चुअल फंक्शंस जो आपका यूज़र चाहता है कि यार ये लाजमी हो, जो आपके क्लाइंट की एक्चुअल डिमांड्स हैं, जो आपके बिजनेस के एक्चुअल रूल्स हैं, ठीक है ना, वो तमाम की तमाम जो है वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आ जाएंगी। क्लाइंट चाहता है जी कि मैं चाहता हूँ कि मैं जब सर्च करूँ तो साथ ही मुझे ऐड टू कार्ट की भी ऑप्शन सामने आती रहे, मुझे 3 स्लाइड्स के बाद घूम के ना जाना पड़े, ये रिक्वायरमेंट आ गई। बिजनेस का माइट भी रूल हो कि तमाम बटन्स जो हैं वो आपके ट्रांसपेरेंट होने, या सॉरी ट्रांसपेरेंट कह रही हूँ, किसी एक स्पेसिफिक कलर के होने चाहिए। ठीक है ना, तो ये बिजनेस रूल आ गए, ये तमाम रिक्वायरमेंट, ये रिक्वायरमेंट्स पे आ गई, ये तमाम रिक्वायरमेंट्स आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी। ठीक है जी। तो ठीक हो गया जी। अच्छा फिर ये तो मैंने आगे डिस्कशन में दी हुई है, ये बड़े मज़े की चीज़ें हैं बहरहाल। अच्छा, उन तमाम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को ये मैं बताती हूँ, इन तरीक़ों से हम फुलफ़िल कर सकते हैं। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो रिक्वायरमेंट्स आपने इस तरीके से याद रखनी है कि सिस्टम ने बिहेव कैसे करना है। वो रिक्वायरमेंट जो आपने फंक्शनल में कहा है ना कि यार ये चीज़ें होनी चाहिए, ये ऑपरेशंस होनी चाहिए, उन, ध्यान से सुनना मेरा ये पॉइंट, उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हुए सिस्टम कैसे बिहेव करेगा, ये तमाम चीज़ें, कैसे बिहेव करेगा, जल्दी बिहेव करेगा, स्लो बिहेव करेगा, कोई लिमिट्स हैं उसके ऊपर, कोई बाउंड्रीज हैं, कोई स्पेसिफिकेशंस आ रही हैं, कोई कंस्ट्रेंट्स आ रही हैं, कोई कंडीशंस लगेंगी उसके ऊपर, ये चीज़ें आपकी सारी नॉन फंक्शनल में आ जाएंगी। ठीक है, जैसे उन सर्विसेज के ऊपर जो आपके फंक्शनल सिस्टम ने देनी है, उनके ऊपर जौन से कंस्ट्रेंट्स आ जाएंगे, जैसे टाइमिंग क्या हो किसी ऑपरेशन की, एक पर्टिकुलर जो आपका सर्विस है वो कैसे रिस्पॉन्स देगी आपको। ठीक है ना, तो ये आपकी नॉन फंक्शनल में आ जाएंगी। इन्हीं को आप जो है वो इनको समटाइम्स क्वालिटी एट्रीब्यूट्स भी कह रहे होते हो। क्यों? क्योंकि जैसे आप इसके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि यार मेरी डिमांड है कि मेरी जो है ना वो वेबसाइट के ऊपर ये चीज़ें, ये कौन सी रिक्वायरमेंट्स आ गई, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आ गई। अब फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आ गई, कस्टमर अब नॉन फंक्शनल क्या होगी, यार कि आपकी जो वेबसाइट है वो विद इन 2 सेकंड्स जो है वो रिस्पॉन्स करे, या आपको कोई बताएगा नहीं, ये ऑब्वियस है। आप मोबाइल लेने जाते हो, मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दी हुई है, आप उसकी स्पेक्स, आप उसकी सारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स देख रहे होते हो, कुछ नॉन फंक्शनल भी देखते हो, ज़ाहिर है जिनको बहुत डिटेल में पता होती है वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी देखते हैं। ठीक है ना, जैसे मिसाल के तौर पे आपने अपने बटन को क्लिक किया, पैटर्न लगना चाहिए, पैटर्न ऑन हो तो फिर आगे एप्लीकेशन चलेंगे, फंक्शनल रिक्वायरमेंट आ गई। लेकिन आपने बटन पे क्लिक किया, पैटर्न आपने सही लगा दिया, उसके 10 मिनट बाद नहीं उसने एप्लीकेशन दिखानी, फ़ौरन दिखा देनी है कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट आ गई।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी आ जाती हैं कि परफॉर्मेंस कैसी है, सिस्टम रिलायबल है कि नहीं, ये सारी आपकी नॉन फंक्शनल में आ जाती हैं। ठीक है जी। डोमेन रिक्वायरमेंट उसने थर्ड कैटेगरी बनाई हुई है। ये इसका कोई बहुत स्पेसिफिक नहीं है। जाहिर सी बात है, मैं अगर एक सॉफ्टवेयर मेडिकल के लिए बना रही हूँ तो मुझे उसके लिहाज से रिक्वायरमेंट्स को मोल्ड करना पड़ेगा। मैं अगर कोई बैंक के लिए बना रही हूँ तो मुझे उसके लिहाज डोमेन को देख कर ही हम कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं उसके ऊपर। कुछ ऐसी डोमेन्स होती हैं जिसके ऊपर लीगल कंस्ट्रेंट्स भी आ जाती हैं, ठीक है ना। तो हर एक के ऊपर ऐसी नहीं होती, तो आपने ये देखना है। फंक्शनल मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, उसको आप रीड करिएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है ना रिक्वायरमेंट इम्प्रिसिशंस की बात कर रहे हैं, ये कोई सेपरेट टॉपिक नहीं है, ये इसी के अंदर आ रही है, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल कि सम टाइम्स जी एक एक रिक्वायरमेंट के ऊपर जो है ना वो बहस व मुबाहिसा भी हो सकता है, प्रॉब्लम्स भी अराइज हो सकती हैं कि जी प्रिसाइजली आपने अगर उसको नहीं बताया हुआ, या अगर उसके अंदर कोई एम्बिग्विटी आ गई है। मैं यहाँ पे उसकी एग्जांपल भी बड़ी अच्छी दी हुई है स्लाइड में, वो हम देखते हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर पीछे ये जब आप पढ़ोगे तो उसने बताया कि जी जैसे मिसाल के तौर पे ये एक रिक्वायरमेंट है कि यूज़र शैल बी एबल टू सर्च द अपॉइंटमेंट लिस्ट फ्रॉम ऑल द क्लिनिक्स। जो सिस्टम आप मेंट केयर सिस्टम बना रहे थे उसमें उसके अंदर मल्टीपल क्लिनिक्स आ रहे थे, आपका सिस्टम इस काबिल होना चाहिए कि भाई जितनी अपॉइंटमेंट्स है ना, जैसे मैं नाम लिखूँ ना तो उस नाम के अगेंस्ट आ जाए कि जी उसने कितनी अपॉइंटमेंट्स जो है वो बनाई हैं। वो तमाम यूज़र जो है ना वो इस सारी चीज़ों को डिटेल में देख सकता हो, या मैं बोलने पे आऊँ तो पता नहीं कितनी डिटेल आ जाएंगी। तो वो कहते हैं जी अब एक सर्च क्या आ गई, इसके अंदर टर्म सर्च आ गई है। अब अगर यूज़र की हो सकता है इस सर्च को लेके यूज़र की इंटेंशन कुछ और हो, यूज़र के लिहाज से ये हो कि भाई अगर मैं एक पेशेंट का, जैसे अली एक पेशेंट है उसका नाम लिखें, तो उसने तमाम क्लिनिक्स में जो जो अपॉइंटमेंट बनाई है उन सब की डिटेल शो हो जाए। हो सकता है यूज़र इस लिहाज से सर्च को ले रहा हो, लेकिन डेवलपर किस लिहाज से दे रहा हो, डेवलपर कह रहा हो कि यार हमने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई होगी, उसमें तमाम क्लिनिक्स के हमने नाम लिखे होंगे, आप पेशेंट का नाम लिखते हो कि अली पेशेंट है, और फिर आप उस पर्टिकुलर क्लिनिक नंबर 1 को चेक करते हो और फिर उसके अंदर जितनी अपॉइंटमेंट्स आई हैं आप वो देखते हो। फिर आप क्लिनिक नंबर 2 को अगर सर्च करते हो, या अब हमने एक और भी ऑप्शन बना दिया है ऑल की, कि अगर आपने देखना है कि तमाम के अंदर कितनी ऑप्शन उसने अपॉइंटमेंट्स दी हैं तो आप वो भी देख सकते हो। तो ये क्या हो गई, ये एक ही चीज़ के लिए दो इंटेंशंस हो गई। यूज़र अलग वे में देख रहा है, डेवलपर अलग वे में देख रहा है। इसको आप कहते हो कि सम टाइम एम्बिग्विटी आ जाती है। तो ये चीज़ें प्रॉब्लम आपकी अराइज हो जाती हैं। तो उसके लिए आपको क्या तरीक़ाकार है कि आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाएं, अपनी सारी इंटेंशंस को क्लियरली वर्ड्स में लिखें, फिर उसको निगोशिएट करें ताकि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंप्लीट हों, और उसके अंदर जो है वो कोई एम्बिग्विटी ना हो, वो कंसिस्टेंट हो। ये नहीं कि एक जगह सर्च का मतलब ये है, दूसरी जगह सर्च का मतलब कोई और होगा, तीसरी जगह कुछ और होगा, ठीक है जी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या आती हैं ये मैंने आपको बता दी है। ये जो ग्राफ बना हुआ है इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट येस यू हैव द आपको आइडिया होना चाहिए कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आपकी जैसे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशनल की रिक्वायरमेंट्स, कुछ एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स, ये तमाम रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो आपकी नॉन फंक्शनल का पार्ट आ जाती हैं। लेकिन ये क्वालिटी एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, या आप उसको जो सर्विसेज आपका फंक्शनल के अंदर सिस्टम दे रहा है उन्होंने कैसे बिहेव करना है, सिस्टम ने उनको परफॉर्म करते हुए कैसे बिहेव करना है, ये आपकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हो जाएंगी, ठीक है। सो ये आगे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को यू हैव टू रीड इट, ठीक है बेटा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है। मैं बता देती हूँ कि जी ओवरऑल आर्किटेक्चर कैसे रादर देन एक इंडिविजुअल कंपोनेंट को देखने के बजाय आप ओवरऑल सिस्टम की बिहेवियर देख रहे होते हो, ठीक है। ये सिस्टम, और अगर आप देखो जी कि सिस्टम बंद तो नहीं हो रहा, सिस्टम जैसे फॉर एग्जांपल जी मेडिकल का है, तो आप तो उसके अंदर 5 मिनट का डिले नहीं जो है वो बर्दाश्त कर सकते हो। ये तो किसी की ज़िंदगी और मौत का मसला हो जाएगा कि जी एक आपके पास पेशेंट आया, जो हमारा माहौल है कि जी उसका रिकॉर्ड चेक करें पहले, फिर उसके बाद आगे उसका ट्रीटमेंट होगा। तो आपका सिस्टम अगर रुका हुआ है तो उसने तो वैसे ही हमारे इस सिस्टम की वजह से वहीं पर मौत हो जाती है लोगों की, अल्लाह माफ़ करे। तो इससे तो आपका सिस्टम 1 सेकंड का डिले या 2 सेकंड या इस तरह की चीज़ों का डिले बड़ा सेंसिटिव हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो वो जो नॉन फंक्शनल की 3 कैटेगराइज की हुई हैं, जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया, प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स, इसके अंदर वो तमाम रिक्वायरमेंट्स आप स्पेसिफाई करते हो जो कि जिस लिहाज से आपके सिस्टम ने बिहेव करना होता है। स्पीड क्या होगी, रिलायबल होगा कि नहीं होगा, यूजेबिलिटी उसकी क्या होगी, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स में आप वो देखते हो कि जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज़ हैं उनके मुताबिक क्या स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड्स हैं जिनके मुताबिक आपके सिस्टम ने बिहेव करना है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज निकलेंगे, ठीक है जी। एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स में आपके पास वो तमाम रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, ठीक है, वे जो आपके सिस्टम के या सिस्टम की डेवलपमेंट के बिल्कुल बाहर आ रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स आ गई कि जी लीगली आपने सिस्टम बना लिया, बहुत अच्छा चल रहा है, आपने उसकी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट कर ली। कि प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स कब कंप्लीट होगी, जब बहुत अच्छे से आपकी फंक्शन रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही होंगी। ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स भी आपने कर ली कि जी कुछ बिजनेस की पॉलिसीज थी, इंटरनल पॉलिसीज थी, वो भी सारा मैप कर रहे हैं। लेकिन अब जब ये सिस्टम लॉन्च होगा तो शायद इसके ऊपर कुछ लीगली कंस्ट्रेंट्स आ जाए, ठीक है, कुछ एनवायरमेंटल के लिहाज से कंस्ट्रेंट्स आ जाए, ठीक है जी, कुछ इंटरप्रेटेबल कंस्ट्रेंट्स आ जाएं कि बाहर के लोग जब इसको यूज़ करें तो क्या हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर आपके पास आ जाती हैं। आपको इन सब के अंदर डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट हैव द बेसिक आइडिया ऑफ दीज थिंग्स। अच्छा जी, ये एग्जांपल्स दी हुई हैं उन्हीं की आगे, जैसे उसने मेंट केयर का सिस्टम दिया हुआ है, उस मेंट केयर की एग्जांपल को उसने प्रोडक्ट के अंदर भी स्टेटमेंट बना के रखी है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी बना के रखी है, एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट भी बना के रखी है कि आप इसको पढ़ के डिवीजन देख लें कि दिस इज़ हाउ प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट शुड you know feel, this is how organizational requirement should write, this is how external requirement should write। तो आप इसको एक आइडिया के लिए पढ़ सकते हैं। अगर आपको ना समझ आए जस्ट पॉइंट आउट के स्लाइड नंबर 10 में आपको हमारे जो ग्रुप्स बने हुए हैं उसके अंदर मैं सेपरेटली एक्सप्लेन कर दूँगी ये, लेकिन इसको रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये चीज़ें एज एन एग्जांपल तो पता होनी चाहिए कि अगर मैं आपको कहूँ, जैसे मिसाल के तौर पे लेट मी टेक यू ऑन दिस थिंग, कि मैंने यहाँ पर जो है वो बच्चों के लिए क्या लिखी हुई थी, डिवाइड की हुई थी। होनी तो यहीं पे चाहिए। ठीक है ना, ये देखिए मैं ब्रेन स्टॉर्मिंग के थ्रू आप बता रही थी, अभी हम इसको नहीं करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे जी मैंने ये लिखा कि भाई जैसे मिसाल के तौर पे ये है, ठीक है, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स बना ली। हो सकता है ऐसी स्टेटमेंट आपको एमसीक्यू में आ जाए कि ऑथेंटिकेशन ऑफ अ यूजर व्हेन ही शी ट्राइज टू लॉग इनटू द सिस्टम, ये कौन सी रिक्वायरमेंट है, फंक्शनल है, नॉन फंक्शनल है, प्रोडक्ट है, ये क्या मतलब एक लेजिस्लेटिव है, क्या है, ठीक है। तो आप कहोगे ऑथेंटिकेशन भी सिस्टम के अंदर लॉग इन करना है तो ये लाजमी उसकी जो है ना वो ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए। ये सिस्टम की, ये बिजनेस की भी पॉलिसी हो सकती है, ये सिस्टम की बेसिक रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो ये आपकी क्या है, ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। साइबर अटैक हो तो सिस्टम जो है वो शट डाउन हो जाए, ठीक है, ये ना हो कि सिस्टम खुला रहे, चाहे वो जैसा भी सिस्टम है, अगर कोई साइबर अटैक हो जाए तो सिस्टम शट डाउन हो जाए, ये आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ही कोई बंदा आपके सॉफ्टवेयर सिस्टम में रजिस्टर करे तो उसको जो है वो वेरिफिकेशन एक ईमेल उसके ईमेल आईडी के ऊपर जाए कि उसने सही डाली हुई है कि नहीं डाली हुई, वेरीफाई करवाए, ये आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ईमेल जो जा रही है वो आपकी 12 आवर्स से ऊपर तक, ये ना हो कि 12 आवर्स से ऊपर का टाइम आ जाए और आपको ईमेल ही नहीं रिसीव हो रही, ठीक है ना। तो ये ईमेल जाना इज़ अ फंक्शनल, कि ईमेल जाए, बट ये ईमेल कैसे जाए ये आपकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट आ गई, ठीक है। हर रिक्वेस्ट जो आप यूज़र, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई रिक्वेस्ट अपने सिस्टम से की है तो वो आपकी विद इन अ 10 सेकेंड प्रोसेस हो जाए। जैसे हम यूएमएस लोड कर रहे होते हैं, ठीक है ना, तो वो ये ना हो कि पूरा लेक्चर गुजर जाए जी यूएमएस से नहीं लोड हो रहा, ठीक है, समटाइम्स प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हैंग हो जाता है, लेकिन ये उसकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट आ गई। जैसे मैंने मेरी यूएमएस की साइट लोड की है, वो विद इन अ 3 सेकेंड्स जो है वो लोड हो जाए, ठीक है। अच्छा, और क्या, लेट्स सपोज कि मैं कि आप उसके ऊपर जो है वो मोर देन एक टाइम पे 500 से ज़ायद की ट्रैफिक जो है वो संभाल सके ईजीली, और अगर 500 से ज़ायद की ट्रैफिक भी आ जाती है, 1000 से कम की 500 से ज़्यादा की ट्रैफिक आ जाती है तो सिस्टम को डाउन नहीं होना चाहिए। या सिस्टम को डाउन अगर आपकी जो है वो 2000 से ऊपर चली जाती है या इस तरीके से चली जाती है तो उसमें भी उसका रिकवरी टाइम क्या होगा, ये सारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। तो ये आपको आई होप सो जो है वो समझ में आ गई हो, तो यू आर गोइंग टू रीड ऑल दीज थिंग्स, ठीक हो गया। सो रिक्वायरमेंट्स जाहिर सी बात है आपने वेरीफाई करनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आप किसी भी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट की स्पीड, उसका साइज़, उसकी रिलायबिलिटी, रॉबस्टनेस, ये सारी चीज़ें मैंने अभी आपको एग्जांपल के थ्रू बताई हैं, ठीक है। इसको आपने एक नज़र देख लेना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपकी सिर्फ रिक्वायरमेंट का वो जो था ना वो टॉपिक ख़त्म हो गया, जिसको मैंने एट दी एंड की पॉइंट्स के अंदर आपको देखा था। इंजीनियरिंग प्रोसेस में आपके पास क्या आ जाता है, इंजीनियरिंग
मीनिंग है क्या उसके अंदर, ये मैंने आपको बाय डेफिनेशन पहले ही बता दिया, इन रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हैं। ये 4 प्रोसेस उसके अंदर आ जाते हैं, एलिसिटेशन, एनालिसिस, वैलिडेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है जी। इन्हीं को हमने जो है वो बारी बारी देखना है। जो इंपॉर्टेंट होगा उसमें मैं आपको बता दूंगी, लाइक यू हैव द आइडिया ऑफ दिस थिंग कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का जो पूरा प्रोसेस है ना, जो उसने 4 फेजेस बताए हैं, उसी को उसने ना स्पाइरल की फॉर्म में बता दिया। देखिए देखें, जैसे पहले रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन, फिर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, रिक्वायरमेंट वैलिडेशन, फिर उसके बाद आपकी एसएलएस डॉक्यूमेंट बन रही है, मैनेजमेंट कर रहे हो। स्टार्ट कहाँ से ले रहे हो आप? यहाँ से ले रहे हो। फ्रॉम द स्टार्ट आपने जो है ये रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन में ज़ाहिर है आपने आइडेंटिफाई कर लिया यार कौन कौन से तुम्हारे स्टेक होल्डर हैं, सारे उनके साथ आपने इन स्टार्ट वाली चीज़ें कर ली। फिर आप आगे जो है वो अगले फेज में जब अगला काम करोगे वो आप रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन फेज में आ जाओगे। ऐसे नहीं होगा कि ये पहले सारा खत्म होगा फिर वो होगा फिर होगा, नहीं, ये एक आइटरेटिव प्रोसेस है। ये उसने नाम में लिख दिया कि आइटरेटिव प्रोसेस है। फिर आप बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स देख रहे होगे। जब आपको बिजनेस की रिक्वायरमेंट समझ आ जाएंगी तो आप इसके ऊपर क्या बना रहे होगे, फेसिबिलिटी स्टडी बना रहे होगे, कितनी फेसिबल है, इकोनॉमिकली फेसिबल है, टेक्निकली फेसिबल है कि नहीं है, बजट के लिहाज से फेसिबल है कि नहीं है, ये रिक्वायरमेंट वैलिडेशन के अंदर आ जाएगी। फिर जो है वो आप कस्टमर के साथ इसको साथ साथ निगोशिएट करके डॉक्यूमेंट करके आप अगले फेज में वापस एलिसिटेशन में आ रहे होगे। आप यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को एलिसिटेट कर रहे होगे, उसका एनालिसिस कर रहे होगे। फिर यूज़र की जो रिक्वायरमेंट्स आपने यहाँ पे फाइनलाइज की हैं उनको आप स्पेसिफाई कर रहे होगे स्पेसिफिकेशन में। फिर आप उसी यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को साथ में प्रोटोटाइप में बना रहे होगे। प्रोटोटाइप में आपने देखा ना कि यूज़र की जो डिमांड है उस जैसा मॉडल बना के वैलिडेट करवा लो कि भाई ऐसे ही तुम चाहते हो, ठीक है, और उसके ऊपर आप बेशक सिस्टम बनाना शुरू कर दें। फिर आप यूज़र की रिक्वायरमेंट के बाद सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर आएंगे, सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को एलिसिटेट करेंगे। फिर सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को आप स्पेसिफाई करके मॉडल कर रहे होंगे। फिर उसका रिव्यू जो है वो आप ले रहे होंगे अपने लोगों के साथ कि जी ये क्या इसकी ये पॉसिबिलिटीज़ इसकी क्या हैं, कि जी यूज़र को जो हमने ऐसे दिखा दिया, इंटरनली हमने उसके अंदर क्या क्या काम करने हैं उनको आप वैलिडेट कर रहे होगे। उसके लिए आपकी टीम्स बनेंगी, ठीक है। फिर आप फाइनली उसको सिस्टम रिक्वायरमेंट एसएलएस डॉक्यूमेंट में प्रॉपरली नोट डाउन कर लोगे। इसी डॉक्यूमेंट के ऊपर आप एक्चुअल अपने सिस्टम की डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन और वो सारा काम परफॉर्म कर रहे होगे। तो एक ये स्पाइरल व्यू था, ठीक है जी। तो एलिसिटेशन को समटाइम्स आप डिस्कवरी भी कह देते हो कि यू आर गोइंग टू डिस्कवर के रिक्वायरमेंट्स है क्या, ठीक है ना। इसके अंदर आपके तमाम टेक्निकल स्टाफ इन्वॉल्व हो जाता है जो कि कस्टमर से साथ बैठ के निगोशिएट करता है, उससे पूछता है कि भाई क्या तुम्हें चाहिए, क्या तुम्हारे दिमाग में है, कैसी रिक्वायरमेंट्स तुम्हें अपने सिस्टम से चाहिए, कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो उसको परफॉर्म करता हो, ठीक है जी। और उसके ऊपर आप बैठ कर देखते हो कि अच्छा ये तमाम सर्विसेज जब आप नोट डाउन कर रहे हो तो उसके ऊपर कौन कौन से जो कंस्ट्रेंट्स आ सकते हैं, ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स आ सकते हैं। आपके एंड यूज़र, आपके मैनेजर, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो तमाम इसके अंदर जो है वो क्या हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है जी। तो इस प्रोसेस के यानी कि स्टेक होल्डर के साथ बैठ के आप सिस्टम की पूरी एप्लीकेशन डोमेन मतलब कौन कौन से काम वो परफॉर्म करेगा, कौन कौन सी सर्विसेज वो देगा, कितनी जल्दी वो काम होना चाहिए, क्या उसके ऊपर ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स आ जाएंगी, क्या हार्डवेयर कंस्ट्रेंट्स आ जाएंगी। हो सकता है अभी की आप जो बात कर रहे हो उतने रिसोर्सेज ही ना हो क्लाइंट के पास, ठीक है, कि आप तो सिस्टम बना दो, आपके क्लाइंट के पास वो सिस्टम ही नहीं है ऐसे कि आप वो उसको उन चीज़ों के ऑपरेट कर सकता हो, ठीक है। तो एलिसिटेशन के अंदर बैठकर जो आप रिक्वायरमेंट की डिस्कवरी कर रहे होते हो, रिक्वायरमेंट की डिस्कवरी से क्या मुराद है कि जी अच्छा ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट सारी दे दी, अच्छा ये रिक्वायरमेंट है, ये सर्विसेज चाहिए, ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है ना। ये सारे फीचर्स होंगे, सारे फीचर्स आपने लिखे, ये डिस्कवरी हो गई। इसको आप चाहे 3-4 अंग्रेजी की लाइंस बना दो, उसको आपने सिर्फ रीड करना होगा कि चाहे डिस्कवरी के अंदर ये चीज़ें आती है, कॉन्सेप्ट समझना आपका काम है, ठीक है जी। सॉरी कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं हम, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, फिर उसको रीड करना जो है ना वो आपका काम है कि इसका अच्छा इस लाइन के अंदर ये भी आ जाता है। ये डिस्कवरी हो गई, एलिसिटेट कर लिया आपने। अब एलिसिटेट के अंदर ही क्या आ रहा है डिस्कवरी के बाद, अब आप उसको ज़ाहिर है ये 100 फीचर्स अगर अब आपके निकल आए हैं तो उसमें से 100 के 100 फीचर्स आप सेपरेट तो नहीं देखोगे। हो सकता है ये 3 फीचर्स आपस में रिलेट कर रहे हो, ये 3 फीचर्स आपस में रिलेट कर रहे हो। आपस में रिलेट करने का क्या मतलब है कि यार लॉगिन, फिर उसके बाद पैटर्न वेरीफाई करना, फिर उसके बाद उसकी प्रोफाइल दिखाना, ये रिलेट कर रहे हैं ये फीचर्स, ये रिलेट कर रहे हैं, ये लॉगिन के अंदर सारे रिलेट कर रहे हैं। आपने उनको क्लासीफाई कर लेना कि अच्छा इस क्लास पहली में ये मेरी पहली कैटेगरी है, ये मेरी दूसरी कैटेगरी है, ये मेरी तीसरी कैटेगरी है। इस कैटेगरी के अंदर इस लिस्ट के अंदर से ये फंक्शन रिक्वायरमेंट 1, फंक्शन रिक्वायरमेंट 4, फंक्शन रिक्वायरमेंट 5,
10, फिर फंक्शन रिक्वायरमेंट 2, फंक्शन रिक्वायरमेंट इस कैटेगरी के अंदर कौन से आ रहे हैं, ये वाले सारे फीचर्स आ रहे हैं, इस कैटेगरी के अंदर ये वाले सारे फीचर्स आ रहे हैं, आपने उनको क्लासीफाई करके ऑर्गेनाइज कर लिया, ठीक है। अब ये तमाम, क्योंकि आपको तो पता है हम मॉडल कर रहे हैं, ठीक है, हमने इंक्रीमेंट की फॉर्म में करना होता है, ये नहीं कि पूरी ज़िंदगी हम बैठ के पहले एलिसिटेशन करते रहें फिर हम जो है वो अगले फेज़ पे जाए। जब हमने इसको कैटेगराइज कर लिया तो अब इसमें से कुछ ऐसे हैं जो प्रायोरिटाइज्ड हैं, ठीक है ना, कि ये सिस्टम की रिक्वायरमेंट तो है, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, हो सकता है इस टाइम सिस्टम बहुत जल्दी मार्केट के अंदर चाहिए हो, तो आप प्रायोरिटाइज कर लें कि यार अच्छा ये काम तो होना, फिर हम आगे करते रहेंगे। या हो सकता है कि सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा है लेकिन कस्टमर का बजट इतना नहीं है, तो आप प्रायोरिटाइज कर लें कि यार उससे एटलीस्ट उसका सिस्टम मूव करना शुरू हो जाए, उनको प्रायोरिटाइज करके बना लें, फिर टाइम टू टाइम वो बजट करता रहे, और फिर जो है ना वो ये ना हो कि आप जो है वो रंगों को डिसाइड कर लें पहले कि इस रंग के होने चाहिए, लॉगिन को आप छोड़ ही दें, ठीक है ना, कि रंगों को आप प्रायोरिटी दे रहे हैं, लॉगिन को आप छोड़ ही दें, ठीक है। तो यहाँ प्रायोरिटाइज आप कर लें कि अच्छा ये प्रायोरिटी पे है, ये प्रायोरिटी पे है, और इस कैटेगरी में से ना ये 2 प्रायोरिटीज़ पे हैं, ठीक है, ये प्रायोरिटीज़ हैं, ये लाजमी होनी चाहिए, ठीक है ना, इन पे आप निगोशिएट कर लें कि अच्छा ये लाजमी हो, ये कैसे परफॉर्म करें, ठीक है। फिर आप इसकी जो है वो सारी रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई कर लें, ठीक है। आई होप सो आपको आइडिया समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से हम लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो अब एलिसिटेशन के अंदर प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्या आ सकती हैं, ज़ाहिर है अब आप इतनी तो कॉमन सेंस आप में भी है जो हमने एचडीएलसी के अंदर भी देखी थी कि जी हो सकता है स्टेक होल्डर्स को एग्जैक्टली यही ना पता हो क्यों हम कर रहे हैं एलिसिटेशन, वही आपकी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, उसको पता ही ना हो कि एग्जैक्टली कोई चाहता क्या है, उसको रिक्वायरमेंट का आइडिया ना हो सकता है आपके 100 स्टेक होल्डर्स हों तो हर एक के दरमियान कन्फ्लिक्ट आ जाए, क्यों, क्योंकि हर कोई अपने लिहाज से सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। तो निगोशिएट होता ही इसीलिए है कि आप जो है वो एक एक टोन पे एक बात पे आ सकें कि यार दिस इज़ व्हाट वी आर एक्चुअली गोइंग टू डू, ठीक है ना, कि हर ज़िंदगी में आप हर एक को खुश नहीं कर सकते हो। अगर तो फिज़िकल क्लासेस होते, वो फिज़िकल कह रही हूँ, रिटर्न आपके होते तो हो सकता है आपको ये डायग्राम लाजमी आती है, लेकिन अब ये फेजेस आपको पता होनी चाहिए कि वो आपको थ्योरी में लिख दे कि भाई रिक्वायरमेंट इलस्ट्रेशन एनालिसिस प्रोसेस क्या है, रिक्वायरमेंट डिस्कवरी, नाम लिख दे, 4 ऑप्शन दे दे, नाम लिख दे, और उसमें आपको ये नाम ना आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए कि रिक्वायरमेंट डिस्कवरी, यही जो मैंने आपको बताया, पहले सारे डिस्कवर कर लो, फिर उसको क्लासीफाई ऑर्गेनाइज कर लो, फिर उसको प्रायोरिटाइज कर लो, और फिर उसको स्पेसिफाई करो, यही आपके फेजेस जो हैं वो एलिसिटेशन में आते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दी है कि इसके अंदर क्या है। अच्छा, ये जो नाम इसने यहाँ पे लिखे हैं और ये जो थ्योरी मैंने आपको यहाँ पे बताई है, ठीक है ना, इधर, ठीक है, वही उसने यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिखी है प्रोसेस एक्टिविटीज़ के अंदर कि एलिसिटेशन के अंदर यही एक्टिविटीज़ आ रही हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट डिस्कवरी क्या था वो उसने कहानी यहाँ पर लिखी है। स्टेक होल्डर पता लग गए, बहुत ज़्यादा स्टेक होल्डर हैं, कुछ सिस्टम स्टेक होल्डर्स आपके डायरेक्ट आ रहे हैं, कुछ इनडायरेक्ट आ रहे हैं, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल, उन सब से आपने जो है वो एक लिमिटेड लिहाज से क्या करना है, इंटरेक्ट करना है, उनसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, उनसे बातचीत करनी है, ठीक है जी। अब कैसे डिस्कवरी कैसे कर सकते हो, डिस्कवरी क्यों कर रहे हो, ताकि इन्फॉर्मेशन गैदर कर सको, कैसे कर सकते हो, इंटरव्यूज़ करो, ठीक है ना। क्लोज इंटरव्यूज़ क्योंकि आप अपने सवाल पहले से बना कर ले जाओ कि यार ये सवाल हमने करने हैं, या ओपन इंटरव्यूज़ कि आप बात से बात निकालो कि उसके उसके इश्यूज सुनो कि उसको इस टाइम क्या इश्यूज़ आ रहे हैं वो नोट डाउन करो, और सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स ऐसी ही लिखो जो उसके इश्यूज़ को सॉल्व कर सकता हो, ठीक है जी। और आप जो है लाइक ये तो इंटरव्यूज़ की आगे से डिटेल आ गई, आपकी क्या आ गई, आपकी आगे से एथनोग्राफी आ गई। एथनोग्राफी में क्या होता है, एक तो इंटरव्यूज़ वो होते हैं ना कि आपने बातचीत करके डिटेल निगोशिएट करना है, यूज़र के साथ आपने लंबी लंबी जो है वो डिस्कशन करनी है, इंटरव्यूज़ करके आप करते हो। एथनोग्राफी में ये आ जाता है कि आप यूज़र के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके ये पता लगा रहे होते हो कि आपका सिस्टम जो है वो करेगा क्या, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जी आपके जो सोशल साइंटिस्ट हैं, या ये सोशल साइंटिस्ट की एग्जांपल उसने वैसे ही दिया है क्योंकि जिस प्रोसेस एग्जाम्पल को लेकर चल रहा है उसकी वो बात कर रहा है, ठीक है ना। तो मिसाल के तौर पे ऐसा होता है जी कि आप जो है अपने कुछ मतलब सोशल जो आपके लोग हैं जिन्होंने सोशल डिस्कवरी करनी है, उनको आप जो है वो भेज दें, ठीक है, उन लोगों के साथ जिन्होंने सिस्टम को एक्चुअली यूज़ करना है, जिन्होंने उनके ऊपर वर्क करना है, वो क्या करें, उनके काम को बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हो कि यार ये उनका काम है क्या, उनके काम को ऑब्जर्व करते हुए उनके साथ डिस्कस करें, उनके काम को ऑब्जर्व करते, अच्छा यार उनके ये काम कर रहे हैं,
हैं, फिर ये करते हैं, तो ज़ाहिर है ये उनकी मेन चीज़ें हैं, ये उन्हें सिस्टम के साथ मैनुअल है, तो ज़ाहिर है वो मैनुअली देखेंगे। ऑलरेडी वो किसी सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, तो वो उसको ऑब्ज़र्व करेंगे कि उसको यूज़ करते हुए उन्हें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है? फिर उसके लिहाज से जो है वो क्या करेंगे, एक मॉडल को सजेस्ट करेंगे या फिर आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आर्टिकुलेट करेंगे, ठीक है जी। तो एथनोग्राफी में आपके पास ये चीज़ें आ गई, ठीक है। स्कोप क्या है एथनोग्राफी का? रिक्वायरमेंट्स दैट आर ड्राइव फ्रॉम द वे दैट पीपल एक्चुअली वर्क, आप उनको ऑब्जर्व करते हुए कि लोग काम कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना, उनसे जो आप रिक्वायरमेंट निकालते हो, रेदर देन द वे विच प्रोसेस डिफाइन सजेस्ट दैट दे ओट टू वर्क, जैसे उन्हें करना चाहिए, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट्स हम ये नहीं कह रहे कि जी सम हाउ कि भी ऐसे तुम्हें काम करना चाहिए, ये हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे कि तुम्हें नहीं ऐसे ही करना चाहिए, बजाय इसके कि हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि दिस इज हाउ दे आर डूइंग देयर वर्क, ठीक है। सो रिक्वायरमेंट्स दैट आर ड्राइव फ्रॉम द कॉपरेशन एंड अवेयरनेस ऑफ द अदर पीपल एक्टिविटीज़, ठीक है, दूसरे लोगों की एक्टिविटीज़ जो कि उस सिस्टम के साथ लिंक कर रही हैं, ठीक हो गया। आप उसके थ्रू जो है आप एक सेकेंड आइडियलाइज कर रहे हो, ठीक है। तो अच्छा ये मुझे रन ओके ठीक है, एक सेकेंड दें। अच्छा जी, ठीक है जी। सो आपको पता लग गया कि एथनोग्राफी का बेसिकली मतलब क्या है। तो एथनोग्राफी यही है कि आप यूज़र के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके पता लगा रहे हो कि बेसिकली आपके सिस्टम ने काम क्या परफॉर्म करना है। एंड एथनोग्राफिक जो स्टडी होती है उसके अंदर आपका जो रिसर्चर होता है, जो ऑब्जर्वर होता है, वो लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल चाहे वो कैमराज लगा के कर ले, प्री इंस्टॉल कैमराज लगा के कर ले होम्स में, वर्क प्लेसेस में, या फिर जो है वो कुछ चीज़ें दिखा के लोगों का रिएक्शन देख ले। देर आर मल्टीपल थिंग्स जो कि इसके अंदर आ जाती हैं। सम हाउ कल्चर के लिहाज से भी आ जाती है कि कल्चरली जो है कल्चर, इस पर्टिकुलर कल्चर में ये सिस्टम जो है वो किस तरीके से यूज़ किया जाएगा, ठीक है ना। तो आप जो है वो बेसिकली बाय डूइंग दिस प्रोसेस आप जो है वो एक बड़े अच्छे वे में क्या समझ रहे होते हो, क्वालिटेटिव एक रिसर्च कर रहे होते हो, आप लोगों को स्टडी कर रहे होते हो, उनके कल्चर को स्टडी कर रहे होते हो और अंडरस्टैंड कर रहे होते हो इन डेप्थ में कि जी कि एक एक सोशल रियलिटीज़ क्या हैं, टेक्निकल रियलिटीज़ क्या हैं, कौन सी रियलिटीज़ जो जिस तरीके से वो काम परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने सिस्टम के साथ क्या करना है, डील करना है। अब आप जो है वो जो फोकस्ड एंड एथनोग्राफी क्या है, जैसे डेवलप इन अ प्रोजेक्ट शेडिंग द एयर ट्रैफिक कंट्रोल प्रोसेस, ये एक एग्जांपल दी हुई है कि ऐसी जिसमें आप रिसर्च के साथ साथ आप प्रोटोटाइपिंग भी शामिल कर सकते हो, ठीक है जी। प्रोटोटाइपिंग डेवलप रिजल्ट्स इन अनआंसर्ड क्वेश्चन व्हिच फोकस द एथनोग्राफिक एनालिसिस। प्रोटोटाइप डेवलपमेंट क्या किस पे रिजल्ट होती है, इन ऐसी ऐसी क्वेश्चंस जो शायद आपको जेनेरिकली इंटरव्यूज से या फिर इस तरीके से क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल रहे होते। तो बाय डूइंग दिस एनालिसिस, चाहे वो आपने प्रोटोटाइपिंग के साथ मिलाकर की है, ठीक है, आप हो सकता है यूज़र को यूज़र से जो है वो एक पेन दे दो, एक प्रोटोटाइप बना के दे दो कि पेन आप यूज़ करें, वो यूज़ करते हुए कहे कि यार लिख रहा हो कि यार देखो ना, अब इसके अंदर ये नहीं है, मैं चाहता हूँ इसमें ये हो, ठीक है ना। अब देखो ना ये मैं लिख रहा हूँ कब ये पेज को दुबा रहा है, ठीक है ना, मैं चाहता हूँ इसकी निब जो है वो इतनी मोटी या इतनी पतली ना हो, देखो ना ये मेरे यहाँ पर पेन फिसल रहा है, मैंने ये गीला हाथ है मेरा तो ये पेन फिसल, आप उसके साथ इस तरीके से डिस्कशन करो। तो ये इसके अंदर क्या आ जाता है, ये वही आ जाती है कि आपके एथनोग्राफिक एनालिसिस के अंदर आप जी मीटिंग्स डीब्रीफ कर रहे हो, उसके अंदर आपकी फोकस एथनोग्राफी भी आ जाती है। फोकस एथनोग्राफी में आपके पास क्या आ जाता है, आप प्रोटोटाइप बना रहे होते हो, ठीक है, प्रोटोटाइप बना के उसके ऊपर एवेलुएट करवा रहे होते हो, ठीक है जी। सिस्टम प्रोटोटाइप के बाद अगर आपकी कोई उसके अंदर मसले मसाइल आते हैं तो आप फिर से उसको चेंज करके उसकी डीब्रीफ मीटिंग्स कर रहे होते हो, ठीक है ना। तो या तो आप एथनोग्राफिक एनालिसिस कर रहे होते हो या फिर आप जेनेरिकली सिस्टम डेवलप कर रहे होते हैं, तो उसकी आप डायरेक्ट जो है वो सिस्टम प्रोटोटाइप बना के प्रोटोटाइप एवेलुएट करवा रहे होते हैं, ठीक है जी। फोकस एथनोग्राफी भी इसके अंदर आपके पास आ जाती है। आई होप सो आपको इसका जो है वो आइडिया हो गया हो। एथनोग्राफी के अलावा, इंटरव्यूज़ के अलावा आप स्टोरीज़ और सिनेरियोज़ भी लिख लेते हो। स्टोरीज़ और सिनेरियोज़ में रियल लाइफ एग्जांपल आ जाती हैं कि एक सिस्टम जो है वो यूज़ कैसे होता है। ये आपने चीज़ें रट्टे नहीं मारने हैं इनके, ठीक है, ये सिर्फ आपको नाम से आने चाहिए कि हाँ यार इसके अंदर ये चीज़ें हैं और स्टोरीज़ मीन्स दिस, ठीक है जी। सो ये टिपिकली आपका जो नेक्स्ट इसकी आती है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की नेक्स्ट एक्सटेंशन आती है, ठीक है, WOAD, उसके अंदर आप देखते हो कि बाय स्टोरीज़ एंड सिनेरियोज़ इसका मतलब क्या है, ठीक है। सो लेट्स सपोज कि हम
जो है प्रैक्टिकल सिचुएशंस देख लेते हैं जिसके अंदर उस जैसे यूज़र एक्चुअल स्टेक होल्डर तो नहीं होता, लेकिन वो स्टोरी सम हाउ आपके स्टेक होल्डर्स की रियल लाइफ के साथ क्या कर रही होती हैं, रिलेट कर रही होती हैं, और उसके थ्रू जो है वो आप अंदाज़ा लगाते हो फ्रॉम द रियल लाइफ एग्जांपल्स कि जी अच्छा ये काम सिस्टम को ऐसे परफॉर्म करना चाहिए, ठीक है। या फिर आपका आप यूज़र के साथ बैठते हो तो सिस्टम यूज़र जो है वो आपको स्टोरीज सुनाता है, उन स्टोरीज के अच्छा अब इसके अंदर ना वैसे सिंपल इन एक्चुअल इंडस्ट्री में जो काम होता है ना वो मैं आपको बता देती हूँ कि एक बंदा जो जैसे परफॉर्म कर रहा होता है ना उसके ऊपर यूज़र स्टोरीज लिखी जाती हैं। ये मज़े की बात ये है कि ये वाला बेचारा ना इसके ऊपर बड़ी मीम्स भी बनी हुई हैं। ये बेचारा बस ऐसे ही रहता है कि उसका काम है जी कि उसने पूरे पूरे जी इन सारी एक एक फंक्शन के ऊपर स्टोरीज बिल्ड करनी है, ठीक है जी। कि मिसाल के ऊपर जी स्टोरी ये होगी कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन ये थी, जब उसने सिस्टम को यूज़ किया तो उसको उसको इन एक्चुअल ये मिला, उसके अंदर ये उसको ड्रॉबैक्स फ़ील हुए, ये चीज़ें वो जो है वो चाहता था, उसको पूरी स्टोरी फॉर्म में उसने जो है वो राइट करना होता है, ठीक है। तो ये आपको इतनी डिटेल में इसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक फ़ोटो शेयरिंग का एक सिनेरियो आ गया, आप इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर आपके पास रीड ज़रूर करिएगा ताकि आपको आइडिया हो, इफ़ यू वांट, कि आपको पता लगे कि जी इसका मतलब क्या है। थर्ड के ऊपर हम आ गए जी, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के ऊपर हम आ गए। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के अंदर क्या था कि ये क्या है, चलें जी अभी हमें इस पे करने की ज़रूरत नहीं है, अनेबल नहीं होगा, ये डाउन लिखा हुआ है, ठीक है, आप समझिएगा। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग डाउन द यूज़र एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट्स इन द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। आपने एक एक्चुअल में एक प्रॉपर फॉर्मेट के साथ, मैंने क्या वर्ड यूज़ किया है, प्रॉपर फॉर्मेट का वर्ड यूज़ किया है। प्रॉपर फॉर्मेट के साथ जब आप अपनी एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑल प्रीवियस एक्टिविटीज़ एंड प्रोसेसेस जो आपने पीछे लिए हैं, जिनके अंदर आप यूज़र की रिक्वायरमेंट्स भी लिखते हैं, सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स भी डिटेल में लिखते हैं। यूज़र की रिक्वायरमेंट्स ऐसी रिक्वायरमेंट जो यूज़र को, उसके कस्टमर को समझ में आए आसानी से, ये ना हो कि उसका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है और आप उसको टेक्निकली सारी रिक्वायरमेंट्स बता रहे हैं, उसकी तो कख पल्ले नहीं पड़ेगा। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स उन्हीं रिक्वायरमेंट्स की बहुत डिटेल्ड रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल भी दिखाई है मेंट केयर सिस्टम की, ठीक है ना। सो उन्हीं की बेसिस पे आप जो है वो क्या बनाते हो, कॉन्ट्रैक्ट भी बनाते हो, उन्हीं की बेसिस पे आप जो है वो यूज़र से बाद में नेगोशिएट भी करते हो कि भाई ये वैसे ही है जैसे तुम चाहते थे। यूज़र अगर कोई इधर उधर मूव करता है कि नहीं मैंने तो ऐसे नहीं ऐसे कहा था, आप वो डॉक्यूमेंट सामने रखते हो कि नहीं ये काम ऐसे था, ठीक है। सो तरीक़ाकार क्या क्या है ये हमने ऑलरेडी देख लिया कि जी आप नेचुरल लैंग्वेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी SRS डॉक्यूमेंट लिखने के लिए। नेचुरल लैंग्वेज में क्या आ जाएंगी कि आपने सिंपल नेचुरल लैंग्वेज के सेंटेंसेस लिखे हैं कि अच्छा पहले ये रिक्वायरमेंट थी, फिर ये रिक्वायरमेंट थी, फिर ये रिक्वायरमेंट थी। हर लाइन जो है वो एक स्पेसिफिक फीचर को, एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को कर रही है। स्ट्रक्चर्ड नेचुरल लैंग्वेज क्या आ जाती है, यानी कि काम आप नेचुरल लैंग्वेज में ही कर रहे हो, लेकिन लैंग्वेज जो है ना वो आप उसका जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि जी आप मुझे जेनेरिकली बता रहे हैं कि जी मैं कहूँ कि आप बताएं कि आज के दिन आपने क्या क्या किया, आप जेनेरिकली बता दो कि मैंने ये किया ये किया। जब मैं कहूँ नहीं मुझे एक फॉर्मेट में लिख के दो, तो आप शायद उसको बनाओ कि मॉर्निंग, आफ्टरनून, नून, ठीक है, और फिर नाइट के हिसाब से अपना टाइम टेबल डिवाइड करो, या आपने एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ओके जी, तो डिज़ाइन डिस्क्रिप्शन लैंग्वेजेस भी आ जाती हैं। डिज़ाइन डिस्क्रिप्शन लैंग्वेजेस आपकी मोर डिटेल आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि एक लॉगिन का सिस्टम है, कैसे होगा, ठीक है ना। वो आप मज़ीद उसकी डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं कि जी आप उसको बता रहे हैं कि भाई लेट्स सपोज़ कि हम उसके लिए ये वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करेंगे। पहले जो है वो आप इनपुट इनपुट लोगे, आप जो है वो इस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिहाज से आप स्टैक यूज़ करोगे, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिहाज से आप ये वाली मेमोरी में क्यू यूज़ करोगे, ठीक है ना। आई डोंट नो ये नाम आपको आइडिया है या नहीं है, बट समहाउ मैं ले रही हूँ। ग्राफिकल नोटेशंस में आप जैसे एल्गोरिथम बनाते हो ना, समझो, चलो मैं इस तरह बता देती हूँ। एल्गोरिथम बनाया था ना, तो एल्गोरिथम आपकी डिज़ाइन डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज थी। फिर आप उसका फ्लो चार्ट बनाते थे ना, वो फ्लो चार्ट आपका क्या आ गया, ग्राफिकल नोटेशंस आ गया, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे एसी के अंदर हम जो है ना ग्राफिकल नोटेशंस हमारी वो सिर्फ फ्लो चार्ट नहीं होगी, देयर आर मल्टीपल डायग्राम्स। जैसे आप
अपनी ऊक के अंदर क्लासेस बनाते हो, तो उसके लिए आप उससे पहले आप प्रॉपर डायग्राम बनाते हो जिससे आप कन्वर्ट करते हो कि आपने सिस्टम में कौन कौन सी क्लासेस बनानी है। फिर आप क्लास डायग्राम्स, डीएफडी डायग्राम्स, तो ये ओवरऑल एक डायग्राम्स जो आप ग्राफिकल नोटेशंस यूज़ करते हो। समटाइम्स आप मैथमेटिकल स्पेसिफिकेशंस भी बता देते हो, ठीक है, जिसके अंदर आपने मैथमेटिकल रूल्स के हिसाब से जो है वो सारी स्पेसिफिकेशंस की होती हैं कि दिस इज़ हाउ आपकी स्पेसिफिकेशन लिखी जाएगी। लेसन 1 मिनट रह गया, उसके बाद हम आगे मूव करते हैं, दोबारा ज्वाइन कर लें आप। ओके ओके, सो रिक्वायरमेंट एंड डिज़ाइन जो है वो हमारे पास आ रहा है। रिक्वायरमेंट एंड डिज़ाइन के अंदर क्या है, इन प्रिंसिपल असूली तौर पे जो आपका असूल के मुताबिक है, रूल के मुताबिक, रिक्वायरमेंट शुड स्टेट व्हाट द सिस्टम शुड डू। रिक्वायरमेंट क्या है कि सिस्टम को करना क्या है, और वो डिज़ाइन आपने बताने, डिज़ाइन जो है वो क्या बता रहा होगा, हाउ इट डज दिस, ठीक है। तो ये आपने दो सेपरेट चीज़ रखनी है। लाइक उसने उसको दो में डिवाइड किया, जैसे फॉर एग्जांपल कि जेनेरिकली रिक्वायरमेंट का मतलब और डिज़ाइन का मतलब उसने दो में बताया है कि रिक्वायरमेंट्स आपको वो बता रही होंगी कि सिस्टम करेगा क्या क्या, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, और ये काम कैसे कर रहा होगा वो बेसिकली आपकी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट होगी, ठीक है। सो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के अंदर आपका टिपिकली फोकस ये होना चाहिए कि जी ये इस तरीके से होगा, लेकिन जेनेरिकली जब हम इसको काम कर रहे होते हैं तो शायद ये चीज़ें इनसेपरेबल होती हैं, ठीक है ना, कि ये चीज़ें अक्सर मिक्स हो ही जाती हैं। जी सिस्टम आर्किटेक्चर, a system architect may be designed to structure the requirement system may intercooperate with the other systems that generate the design requirements. You don't need to learn these things, but here this is the important first point is the important, ठीक है, कि रिक्वायरमेंट और डिज़ाइन का मतलब आपको आइडिया हो कि शुड स्टेट व्हाट द सिस्टम शुड डू एंड डिज़ाइन शुड डिस्क्राइब हाउ इट डज दिस, ठीक है। अब ये जो पीछे नहीं बोला था नेचुरल लैंग्वेज, स्ट्रक्चर लैंग्वेज, अब ये हालांकि उसने शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप चाहें तो बस इसी को ही रीड कर लें, आगे वाली सारी छोड़ दें। अब उसने क्या बताया, उसने इसके अंदर सारी डिटेल में चीज़ें बताता जा रहा है, ठीक है जी। कि नेचुरल लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन क्या है कि आप नेचुरल लैंग्वेज सेंटेंसेस जो है वो लिखते हो, यस इसके अंदर आपकी डायग्राम्स एंड टेबल्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। और क्यों नेचुरल लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन जो है वो क्यों यूज़ करते हैं, जाहिर सी बात है वो एक्सप्रेसिव है, आपके कस्टमर को बहुत आसानी से समझ आ जाती है, यूज़र को बहुत आसानी से समझ आ जाती है, इसके अंदर आप टेक्निकल राइटिंग नहीं लिख रहे होते हो, ठीक है। नहीं, उसने कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड की हैं, ये गाइडलाइंस वैसी हैं जैसे आप वेरिएबल्स, मैं कहूँ कि आप वेरिएबल्स बनाने हैं उसके रूल्स आप डिफाइन कर रहे हो, ठीक है ना। तो वी ऑलरेडी न्यू कि भाई जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको आप हाईलाइट कर लें, ऐसी टर्म्स ना यूज़ करें, जैसे मैं कहूँ, जैसे मैं एस आर एस यूज़ करती रहूँ पूरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स में, लेकिन मैं आपको ये ना बताऊँ कि एस स्टैंड्स फॉर क्या है, ठीक है, मिसाल दे रही हूँ। तो नेचुरल लैंग्वेज का प्रॉब्लम जो है वो समहाउ ये होता है कि इसमें लैक ऑफ क्लैरिटी आ जाती है, ठीक है, रिक्वायरमेंट कन्फ्यूजन आ जाती है, बट मेरे ख्याल में, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि इट डिपेंड्स कि आप इसको लिख कैसे रहे हो, ठीक है, और आप जो नेचुरल लैंग्वेज में चीज़ें लिख रहे हो वो आप किन लोगों को शो करवा रहे हो, ठीक है। जाहिर सी बात है जब आपने आइडिया देना है तो फॉर जस्ट द आइडिया नेचुरल लैंग्वेज इज़ गुड, बट जब आपने डिटेल में सिस्टम ओरिएंटेड बात करनी है अपने कस्टमर से तो तब आपकी खाली नेचुरल लैंग्वेज जो है वो नहीं चलेगी, आपने उसको थोड़ा सा बताना भी है। अब वो जो एक इंसुलिन पंप की एग्जांपल थी उसने उसकी यहाँ पर दी हुई है एग्जांपल, ठीक है जी। तो आप इसको जो है वो कर सकते हो। अब ये मैं आपको बताऊं जी कि स्ट्रक्चर्ड स्पेसिफिकेशन क्या होती है। स्ट्रक्चर कहाँ से आ गई, ये देखो, ये इसके बाद सेकंड पॉइंट था ना स्ट्रक्चर नेचुरल लैंग्वेज, ठीक है, जिसके अंदर वो कहते हैं कि वो रिक्वायरमेंट्स आर रिटन इन दी नेचुरल लैंग्वेज, लिखा आप नेचुरल लैंग्वेज में ही रही हो लेकिन एक फॉर्मेटेड टेम्पलेट के अंदर लिख रहे हो, ठीक है। तो उसके बारे में वो बता रहे हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर स्पेसिफिकेशंस क्या है, वही जो मैंने अभी बताया आपको कि जो आपके रिक्वायरमेंट्स हैं जहाँ पर आप इतने फ्रीडम से नहीं लिखते हो जितनी आप जस्ट नेचुरल लैंग्वेज पिछले टॉपिक में लिख रहे थे, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर आपको एक स्टैंडर्ड वे, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो अप करना पड़ता है, ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल आप फॉर्म की शक्ल में भी बना सकते हो। फॉर्म बेस्ड क्या होता है, जैसे आप ये फॉर्म दे रहे हो, ठीक है, और टेबल फॉर्मेट में भी बना सकते हो। फॉर्म बेस्ड क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल जी एक स्ट्रक्चर स्पेसिफिकेशन आप लिख रहे हो इंसुलिन पंप की रिक्वायरमेंट की, तो आपने पहले बताना है कि अच्छा आप किसकी रिक्वायरमेंट लिख रहे हो, आपने वो बताया इंसुलिन पंप का है, कंट्रोल सॉफ्टवेयर एसआरएस का नंबर क्या है 3 पॉइंट, थर्ड
3.32 यानी कि थर्ड रिक्वायरमेंट थी। उस थर्ड रिक्वायरमेंट के अंदर जैसे आप डॉक्यूमेंट के अंदर बनाते हो सब पार्ट्स, ठीक है, वैसे क्या फिर आपने बताना फंक्शन क्या है। ये क्या है, ये फॉर्मेट आ गया कि पहले फंक्शन लिखो, फिर उस फंक्शन की डिस्क्रिप्शन बताओ, फिर बताओ कि इस फंक्शन के अंदर कौन कौन सी इनपुट रिक्वायर है इस फंक्शन को फुलफिल करने के लिए। फिर जब ये फंक्शन को प्रोसेस हो जाएगा तो तभी क्या आउटपुट्स जो है वो देगा, ठीक है। और फिर एट द एंड हम इस फंक्शन से क्या अचीव कर रहे हैं, ठीक है जी, या कहाँ उसकी, या आप ये कहो कि इस फंक्शन को परफॉर्म करने के बाद नेक्स्ट हम कहाँ पे फॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो फंक्शन क्या है, जैसे कंप्यूट इंसुलिन डोज करना है, शुगर लेवल, सेफ शुगर लेवल आपने जो है वो देखना है, कंप्यूट करना है इंसुलिन डोज को। डिस्क्रिप्शन क्या होगी इस फंक्शन की, क्या आप जो है वो जो इस टाइम आपका करंट शुगर लेवल है वो आपने क्या करना है, कंप्यूट करना है, यानी कि वो सेफ जोन में है या नहीं है। सेफ जोन में होने का मतलब है कि वो 3 से 7 यूनिट्स के दरमियान में, ठीक है। अगर आपको इंसुलिन का आइडिया नहीं है और ये बातें आपको नहीं समझ आ रही तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मकसद इस स्लाइड से सिर्फ आपको ये बताना है कि एक फॉर्मेट फॉलो अप किया जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर ये भी आप कर सकते हो सिंपल एग्जांपल के जी यूज़र ने लॉग इन करना, फंक्शन इज़ द लॉग इन। डिस्क्रिप्शन क्या, इनपुट ये होना चाहिए कि उसको प्रॉपर जो है वो वैलिड पासवर्ड वो यूज़र नेम और ये देना पड़े, ठीक है ना। तो ये तो सिंपल आपको सिर्फ आइडिया देने के लिए हैं चीज़ें कि फॉर्म, यहाँ पे मकसद ये रखना है कि फॉर्म बेस्ड है, फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं एक प्रॉपर, ठीक है जी। फिर उसके बाद डेस्टिनेशन बताइए, फिर आपने बताना है जी कि एक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कह रहे हैं कि compute dose is zero if the sugar level is stable or falling or if the level is increasing but the rate of increase is decreasing। if the level is increasing यानी कि प्रॉपर आपने डिस्क्राइब करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम जो है वो जेनेरिकली मैं आपकी जो एसएलएस डॉक्यूमेंट की फॉर्मेशन है ना वो आपके फाइनल के अंदर आ रही है, पहला टॉपिक ही यही है। तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि जी जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरी एग्जांपल है, तो इसके अंदर एक्शन जो है वो हम ये परफॉर्म कर रहे हैं कि अगर यूज़र जो है वो पहली दफ़ा गलत एंटर करता है लॉगिन, ठीक है, तो उसको 5 मिलेंगी। दूसरी दफ़ा भी गलत करता है तो उसके पास 30 रह गई। तीसरी दफ़ा भी गलत करता है तो उसके बाद 2 रह गई। अगर वो सारी गलत करता है तो उसको 30 मिनट के लिए उसका हैंग अप टाइम आ जाएगा, ठीक है ना। तो इतनी देर में जो है वो उसको रिस्पॉन्स होगा। तो ये सारा पूरा एक्शन जो है ये मैंने इसमें बता दिया। रिक्वायरमेंट्स क्या है, जैसे इंसुलिन की 2 प्रीवियस रीडिंग्स हो एट द रेट ऑफ चेंज ऑफ शुगर लेवल कैन बी कंप्यूट, क्योंकि ये था क्या कि कंप्यूट करना है, शुगर लेवल कंप्यूट करना है, तो उसकी रिक्वायरमेंट ये थी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर लॉगिन करना है तो मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जी उससे पहले उसने जो है वो अपना रजिस्टर करवाया, साइन अप करवाया। लॉगिन तभी होगा जब उसने साइन अप किया हो, ठीक है ना। तो या फिर आप सिर्फ लॉगिन की बता रहे हैं तो लॉगिन की रिक्वायरमेंट्स हो जाएंगी कि वो मुझे यूज़र नेम दे, एक पासवर्ड दे, ठीक है ना। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट हो जाएगी। प्री कंडीशन क्या है, अब जैसे मैं अगर ये दे रही हूँ तो प्री कंडीशन यही है कि उसने लेट सपोज साइन अप किया हो। पोस्ट कंडीशन क्या है, पोस्ट कंडीशन जो है इसके बाद अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन आ सकती है तो हम ये कह देंगे कि जी अब वो क्योंकि उसने साइन अप किया हुआ है, लॉगिन किया हुआ है, तो अब उसकी वो एक रजिस्टर्ड यूज़र जो है वो होना चाहिए, यानी कि वो तब भी अनरजिस्टर्ड है, ठीक है। मिसाल दे रही हूँ कोई भी एग्जांपल आप उठा लें, ठीक है, उसकी ये बन देंगी। यही काम स्पेसिफिकेशन आप टेबुलर फॉर्मेट में भी कर रहे होते हो, नेचुरल लैंग्वेज ही लिख रहे होते हो, ठीक है ना। लेकिन आप जो है वो इसको टेबल फॉर्मेट में लिख देते हो। तो ये यूज़फुल कब है, जब आपको सॉरी, जब आपको एक पर्टिकुलर किसी रिक्वायरमेंट के अंगेंस्ट मल्टीपल स्पेसिफिकेशन देनी हो कि अच्छा ये नहीं तो ये नहीं तो ये, टेबुलर फॉर्मेट आप लिख रहे हो, ठीक है। काम वही हो रहा है, सेकंड पे ही है आप, ठीक है। जैसे ये हो गई, इस टेबल फॉर्मेट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये देखो इसके अंदर उसने इंसुलिन पम्प की कितनी नेचुरल लैंग्वेज से हटकर कितनी स्ट्रक्चर्ड यूज़ की हुई है। ये शायद आम बंदे को ना समझ आए अगर आप समझाओ ना कि जी R2 का क्या मुराद था कि जी पहले उसने 3 रिक्वायरमेंट दी हुई थी, R0 R1 R2, ठीक है ना। 3 फेजेस उसने बनाए हुए थे। R2 के उसने रेंज इंसुलिन की कुछ रखी हुई थी, R0 की कुछ रखी हुई थी, R1 की कुछ रखी हुई थी। तो शुगर लेवल फॉलिंग उसने एक कंडीशन बता दी कि अगर ये कंडीशन हो, ठीक है, तो ये होना चाहिए। जैसे आप इफ एल्स की नहीं बनाते थे, ठीक है, तो ये टैबुलर फॉर्मेट में आप मज़ीद जो है वो हो जाते हो। और क्या करते हो, यूज़ केसेस लिखते हो। यूज़ केसेस सबसे ज़्यादा आपके इम्पॉर्टेंट है जी कि जो आपने रिक्वायरमेंट्स के, आपका जो, ध्यान से सुना मेरा ये पॉइंट, कि आपका जो यूज़र है उसने आपके सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है, ये तमाम रिक्वायरमेंट्स
जो हैं ये आप यूज़ केस के थ्रू बनाते हो। ये जो मैंने शक्ल बनाई है ना, एग्जैक्टली यूज़ केस ऐसे ही बनता है। जैसे इंटरेक्ट करने के लिए उसको क्या चाहिए, उसको लॉगिन चाहिए, ठीक है ना, वो जो है वो ऐड वैल्यू कर सकता हो, ऐड यूज़र कर सकता हो, वो कस्टमर का जो है वो सैलरी कंप्यूट कर सकता हो, वो ये कर सकता हो, वो ये कर सकता हो, ये तमाम बता दें कि आपका जो कस्टमर है या आपका जो ये बंदा है, एक्टर है, या आपके सिस्टम के साथ कैसे कैसे इंटरेक्ट कर सकता है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आप एक यूज़ डायग्राम की फॉर्मेट में बताते हो, ठीक है ना, कि किस किस तरह की पॉसिबल इंटरेक्शंस है, ठीक है। तो जो ग्राफिकल मॉडल है ना, इसको आप कहते हो कि हमने ये यूज़ केस बनाया है। ये भी तरीक़ाकार यूज़ होता है आपकी रिक्वायरमेंट्स को यूज़ कस्टमर को या अंडरस्टैंड करवाने के लिए, ठीक है। तो जो डायग्राम है यूज़ केस, ये आपकी यूएमएल डायग्राम है। यूएमएल डायग्राम से क्या मुराद है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मैंने 2+2 कोड लिखना है, तो उसके लिए कंप्यूटर से मैंने कोई काम परफॉर्म करवाना है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है ना, इसी तरह मैंने रिक्वायरमेंट्स को ग्राफिकल फॉर्म में, डायग्रामेटिक फॉर्म में यूज़ करना है, तो उसके लिए जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो यूएमएल लैंग्वेज है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। इसके अंदर आपके पास मल्टीपल डायग्राम्स आ जाती हैं। जैसे आप फ्लो चार्ट में ई आर डायग्राम आपने देखी होगी, ठीक है, ये यूज़ केस डायग्राम आ गई, क्लास डायग्राम्स आ गई, ये सारी डायग्राम्स आपके फाइनल का पार्ट है जिसमें आपने सीखना है, और यही आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी बनेगा, ठीक है जी। तो सो ये सारी आपके यूज़ केसेस आ जाते हैं। अभी क्या मुझे इसकी डिटेल करने की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ नाम पता होना चाहिए कि अच्छा ये भी यूज़ केस के अंदर इसका इन्वॉल्व होता है। ये इस तरीके से दिखता है, यू डोंट नीड टू लर्न इट, ठीक है जी। आप जो है वो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, एक जो आपकी डॉक्यूमेंट आती है, ठीक है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आप फिर बनाते हो जो कि ऑफिशियल आपकी डॉक्यूमेंट आ जाती है, ठीक है ना, जो कि बेसिकली आपके डेवलपर्स को रिक्वायर होती है। इसके अंदर दोनों चीज़ें शामिल होती हैं, यूज़र रिक्वायरमेंट्स भी एज वेल एज आपकी स्पेसिफिकेशन ऑफ सिस्टम रिक्वायरमेंट भी। किस फॉर्म में शामिल होती है, जैसे मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको दिखाया, सम हाउ ये क्या है, सिस्टम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें सिर्फ रिक्वायरमेंट कि सिस्टम ने करना क्या है, कैसे करना है ये नहीं बताएगा, ये उसके लिए डिज़ाइन डॉक्यूमेंट सेपरेट बनेगी। सम टाइम्स दो पोर्शंस में डिवाइड हो जाती है, ठीक है जी। डिज़ाइन जो रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर सिस्टम रिक्वायरमेंट्स बताई गई होती हैं इन द फॉर्म ऑफ हाउ सिस्टम व्हाट सिस्टम शुड डू, तो उसी का डिज़ाइन भी आगे बता दिया जाता है, क्योंकि इन डिज़ाइन को ही आगे आप अपनी डेवलपर डिपार्टमेंट में देते हो, डेवलपर टीम में देते हो। वो इन डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जो है वो क्या करती हैं, कोड लिख रहे होते हैं, ठीक है। सो देयर इज़ द डिफरेंस बिटवीन इट। तो ठीक है जी, कौन कौन लोग इसके अंदर शामिल हो जाते हैं, ये सारे हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। अच्छा जी, जो आपका, जैसे मैं मिसाल दूँ कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर जैसे एक बुक है, ठीक है, या फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन है, आपको आइडिया होगा, उसमें आप एक तरतीब से चलते हो ना कि यार पहले ये लिखो, फिर ये लिखो, फिर ये लिखो। बिल्कुल उसी पैटर्न में आपकी एसआरएस डॉक्यूमेंट भी आ जाती है कि पहले आप प्रीफेस लिखते हो, ठीक है ना, कि जिसमें आप जो है वो डॉक्यूमेंट के बारे में पूरा बता रहे होते हो, ठीक है जी। कि जी कि जो आपका डॉक्यूमेंट है वो बेसिकली किस चीज़ पे कंसिस्ट कर रहा है, ठीक है जी, उसकी कोई प्रीवियस कोई हिस्ट्री है या नहीं है, ठीक है ना। तो एवरीथिंग आप प्रीफेस बता रहे होते हो, फिर आप इंट्रोडक्शन बताते हो, ठीक है ना, कि आपका जो सिस्टम की नीड क्या थी, ब्रीफली इसके अंदर फंक्शंस को बताते हो। फिर आप अगर उस सिस्टम ने मर्ज होके किसी और सिस्टम के साथ वर्क करना है तो आप वो चीज़ें इसके अंदर बताते हो, बिजनेस की ऑब्जेक्टिव्स इसके अंदर बताते हो, ठीक है। आपका जो विजन है, मिशन है, ठीक है, किस तरीके से आप काम कर रहे हो, आपकी बिजनेस ऑपरेट कैसे कर रही है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ग्लॉसरी फिर बताते हो, जैसे टेक्निकल टर्म्स अगर आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं सीखना, क्योंकि आपने अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन भी ऐसे ही बनानी होती है, तो ये कोई सर से नहीं उतारनी। फिर यूज़र रिक्वायरमेंट्स लिखना कि यूज़र रिक्वायरमेंट्स कैसे लिखनी है, ठीक है जी, कि सर्विसेज आप कौन कौन सी यूज़र को बता रहे हो, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स इसके अंदर कौन सी आ जाती हैं, ठीक है ना। इसके अंदर आप अपनी नेचुरल लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हो, डायग्राम्स भी यूज़ कर सकते हो, मैथमेटिकल नोटेशंस भी यूज़ कर सकते हो। फिर सिस्टम का आर्किटेक्चर बताते हो, ठीक है, कि ओवरऑल हाई लेवल व्यू बताते हो कि अच्छा इसके अंदर इंटरनेट यूज़ हो रहा है, इसके अंदर डेटाबेस यूज़ हो रही है, इसके अंदर सिस्टम मेरा इस तरीके से डीबी के साथ मर्ज हो रहा है, ठीक है ना, फिर उसके इंटरनेट से वो ये चीज़ ले रहा है। एंड ये एक पूरा सिस्टम आर्किटेक्चर जो है वो आप बताते हो, ठीक है, कि जिसके अंदर डिफरेंट मॉड्यूल्स आप शो करवा देते हो कि ओवरऑल ये मॉड्यूल है मेरे सिस्टम के अंदर और वो आपस में इस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं।
फिर SRS डॉक्यूमेंट, SRS डिटेल आ जाती है आपकी रिक्वायरमेंट, जिसके अंदर स्पेसिफिकली आप पूरी टैबुलर फॉर्म में कि पहली फंक्शन रिक्वायरमेंट ये है, दूसरी फंक्शन रिक्वायरमेंट ये है, तीसरी फंक्शन रिक्वायरमेंट ये है, चौथी ये है, पांचवी ये है, ठीक है ना। नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट की भी डिटेल बताते हो, ठीक है। सिस्टम मॉडल्स एवोल्यूशन, इसके अंदर फॉर एग्जांपल यू हैव टू अज्यूम कि जी इस तरीके से ये हार्डवेयर जो है वो टाइमली चेंज होता रहेगा, अगले साल एक्सपेक्टेड ये है कि यूज़र की नीड इस तरीके से चेंज हो, फिर ये वाली मेंटेनेंस देनी पड़ सकती है, ब्ला ब्ला। अपेंडेंसेस आपने जैसे बुक्स में देखा होगा कि अगर किसी जैसे फॉर एग्जांपल जो हम बुक्स पढ़ते होते थे, आई डोंट नो आपको आइडिया है इसका कि नहीं है, लेकिन ये हर एक बच्चे को पता होता है कि ड्यूरिंग चैप्टर अगर कोई ऐसी टर्म आ गई है जिसकी डिटेल एक्सपेक्टेड है कि आप बचपन में या स्कूल लेवल में या कॉलेज लेवल में या प्रीवियस किसी सब्जेक्ट में पढ़ के आए होंगे, बट उसकी अगर या फिर अगर उसकी कोई एक्स्ट्रा डिटेल यहाँ ज़रूरी तो नहीं है लेकिन एक्स्ट्रा डिटेल लिंक्ड है, तो आप वो अपेंडिक्स का पार्ट बता देते हो, आप कहते हो फॉर मोर डिटेल्स सी अपेंडिक्स है, फॉर मोर डिटेल्स सी अपेंडिक्स भी। एंड लास्ट में इंडेक्स आ जाते हैं जिसके अंदर आपकी जो है वो पूरी अल्फ़ाबेटिक वे में कि कौन सी डायग्राम किस जगह पर है, किस पेज पर है, सारा आप डॉक्यूमेंट को इंडेक्सिंग करते हो। वैलिडेशन जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट की आ जाती है जी, ये किससे कंसर्न कर रही होती है। लास्ट हमारा ये है जी कि लास्ट में हम वैलिडेट कर रहे होते हैं। अच्छा, इसकी एक मज़े की चीज़ आपको दिखाती हूँ जो है स्टेक होल्डर की कुछ डायग्राम्स हैं जो मैं आपके साथ जो है ना वो मैं शेयर करूँगी। जैसे ये देखें जी, ये देखें ये टेबल बन जाता है, ठीक है ना, कि आप रिक्वायरमेंट आईडी लिख रहे हो, रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट लिख रहे हो, मस्ट वांट कमेंट्स लिख रहे हो, फंक्शनल रिक्वायरमेंट 001 इस तरीके से। फिर जब आपका सिस्टम बन जाता है ना और आपका सिस्टम यूज़र कहते हैं यार इसमें ये चीज़ नहीं है, तो आप यही डॉक्यूमेंट लेकर आते हो कि और लिखते हो, प्रॉपर लिखते हो कि अकॉर्डिंग टू दी फंक्शनल रिक्वायरमेंट FR001 this particular requirement is meeting on this particular module with these activities, ठीक है ना। तो आप प्रॉपर वे में लिखते हो। मस्ट वांट्स का क्या मतलब है, देखो ना, प्रायोरिटाइज कर रहे होते हो। कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट होती है जो आप कहते हो यार लाजमी हो, इसके बिना तो चल ही नहीं सकता, और कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आप कहते हो जाओ तो बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है ना, जो आप चाहते हो, आपकी वांट्स हैं, उससे आपकी एक इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा, लेकिन उसके ना होने से आपकी ये नहीं है कि भी ख़त्म ही हो जाए। या लाइक मिसाल के तौर पे एक वेबसाइट बनवानी है, ठीक है, आपने वेबसाइट के अंदर जो है ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, होम पेज लाजमी हो, अबाउट अस लाजमी हो, ये चीज़, ये सारी क्या है, ये लेट्स सपोज ये आपकी मस्ट्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब कि जी कॉन्टेक्ट अस का भी ऑप्शन हो। अब एक है जी कि आपने ना कुछ अपने वो स्पॉन्सर्स के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है जी, तो लेट्स सपोज कि आप यहाँ पे नाम लिख रहे हो बट वो क्लिकेबल हो, कि आप यहाँ पे क्लिक करो तो वो जो है वो उनकी आगे से मल्टीपल चीज़ों पे ले जाए, ठीक है ना, हाइपरलिंक्स लगा दे। तो ये अगर ना हो तो ज़रूरी नहीं कि आपके सिस्टम चलेगा ही नहीं। ये क्या है, ये वांट्स में आ सकता है, और ये क्या है, ये मस्ट में आ सकता है। शुड और शैल, इनका ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो फिर आप लास्ट में वैलिडेट करते हो कि कंसर्न विद द डिमॉन्स्ट्रेटिंग दैट द रिक्वायरमेंट्स डिफाइन द कस्टमर the really wants. Requirements error costs are high, so validation is very important. Fixing a requirement error after delivery may cost up to the 100 times the cost of fixing an implementation error. अच्छा जी, तो ये वही बता रहे हैं कि जो मैंने आपको वेरीफाई और वैलिडेट के एवरी फेज़ के बाद आपका सिस्टम ठीक से काम कर रहा है, क्या मैं बना रहा हूँ, मैं ठीक कर रहा हूँ, या आपका वेरीफाई हो रहा है। आप फेजेस पे फेजेस बनाते गए, मॉड्यूल्स बना रहे हैं, ओवरऑल आपका सिस्टम जो है, जब आपने देखने की क्या सिस्टम एग्जैक्टली वैसे ही काम कर रहा है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स, जैसे सिस्टम डिफाइन किया गया था, जैसे कस्टमर लाजमी चाहता था, इसको आप कहते हो वैलिडेट करना, ठीक है। तो वैलिडेट, वो जो स्पाइरल मैंने आपको दिखाया नहीं था, तो वैलिडेट हर एक में इंपॉर्टेंट है, वो एक फेज़ है, आपको करना ही पड़ता है, ठीक है। अगर आप नहीं करोगे तो एट दी एंड चीज़ें निकलेंगी और वो एरर्स की कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होगी एज़ कम्पेयर टू इसके। तो रिक्वायरमेंट्स की चेकिंग यानी कि वैलिडेशन में आपके पास क्या क्या आ रहा है, क्या क्या करते हो कि क्या मेरा सिस्टम वैलिडेट है, क्या सारे फंक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं जो चाहिए था, क्या रिक्वायरमेंट्स के अंदर कोई कन्फ्लिक्ट तो नहीं आ रहा कि जी एक काम जो दो तरीक़ों से हो रहा है, कंसिस्टेंसी है
कि एक चीज़ फॉर एग्जांपल कि एक पेज पे आपने सर्चिंग का क्राइटेरिया कुछ और रखा हुआ है, दूसरे पेज पे आपने सर्चिंग का क्राइटेरिया कुछ और रखा हुआ है। कंप्लीट है, आपके फंक्शंस कंप्लीटली परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, जो यूज़र ने इंक्लूड किए थे क्या वो कंप्लीट हैं, इसके अंदर रियलिज्म, ठीक है, कि क्या जो आप रिक्वायरमेंट्स लिख रहे हो और जो बजट या टेक्नोलॉजी उसको मैप करती भी है कि नहीं है, वो रियलिटी पे बेस करती है कि नहीं है, ठीक है। और जो रिक्वायरमेंट्स आप लिख रहे हो फॉर एग्जांपल बना तो लो, उसको कोई वेरीफाई ना कर पाए कि यार पता नहीं ठीक बनी है कि नहीं, कि वो रिक्वायरमेंट इस तरीके से लिखी होनी चाहिए कि वो प्रॉपरली स्टेप्स में डिवाइड हो, आप उसको वेरीफाई कर सकते हो, उसको आप इजीली चेक कर सकते हो, आपका कस्टमर उसको चेक कर सकता हो, आपकी टेस्टर टीम चेक कर सकती हो, आपका डेवलपर चेक कर सकता हो, ठीक है। खुद आपका जो स्टेक होल्डर्स डिफरेंट है वो उसको चेक कर सकते हो, ठीक है। टेक्निक्स आप कौन कौन सी इसके अंदर यूज़ करते हो या इसमें से आपको ऑलरेडी आइडिया है, ठीक है, कि वेरीफाई कैसे करते हो, कि जी आप रिव्यूज़ ले लेते हो, ठीक है, मैनुअल एनालिसिस कर लेते हो, कि जी आप रिक्वायरमेंट्स की चेक कर लेते हो कि ओके चेक्स लगा लेते हो, ये चीज़ है। जैसे रेगुलर हर जैसे जब भी कोई रिक्वायरमेंट बनती है तो उसके ऊपर रेगुलर रिव्यू किए जाते हैं। रिव्यू का मतलब है दोनों क्लाइंट बैठते हैं, कॉन्ट्रैक्टर बैठता है, ठीक है, वो दोनों जो है उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं और वो देखते हैं, रिव्यू करते हैं फॉर्मली इनफॉर्मली कि जी क्या ये चीज़ मेरी रिक्वायरमेंट को मीट कर रही है, जो मैं चाहता था वही है, ठीक है ना। अब ये रिव्यूज़ आपके फॉर्मल भी हो सकते हैं, फॉर्मल से मुराद ये है कि पूरे पूरे कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स इसकी बनी होंगी, ठीक है ना, और उन डॉक्यूमेंट्स को कस्टमर और आपका डेवलपर और सारे जो है वो देख रहे होंगे और उसके दोनों के दरमियान एक अच्छी कम्युनिकेशन होगी और फिर इसके दरमियान वो प्रॉब्लम्स को डील करेंगे कि यार नहीं ये पॉइंट नहीं, मैं ये चाहता हूँ, फिर उसके बाद आपकी एक रिफाइंड डॉक्यूमेंट होगी। इनफॉर्मल भी रिव्यूज़ हो सकते हैं। इनफॉर्मल से क्या मुराद है कि आप सिर्फ जेनेरिकली बैठ के डिस्कशन कर रहे हो कि यार उसके अंदर आप कोई प्रॉपर फॉर्मेट ना फॉलो कर रहे हो। और रिव्यू कैसे हो सकता है जी, कि आपने एक रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक चीज़ बना ली है, वर्किंग प्रोटोटाइप बना लिया है और वो प्रोटोटाइप जो है या वो पर्टिकुलर एग्जीक्यूटेबल मॉडल जो है वो आप यूज़ करो। अब ये चैप्टर 2 क्या कह रहा है, इसके अंदर आपने प्रोटोटाइपिंग मॉडल, स्पाइरल मॉडल, ये सारी चीज़ें देखी हैं, भी उसका रेफरेंस दे रहा है कि ये उसमें आपको बताया कि प्रोटोटाइपिंग होती क्या है, ठीक है। तो आप उस बिल्कुल वो तरीके फॉलो अप करके यूज़र से रिव्यू ले रहे हो कि क्या ऐसे ही तुम चाहते थे। टेस्ट केस जनरेशन जो है वो बना लो, ठीक है, ये आगे जाके होता है नॉर्मली कि आप जो है वो टेस्ट केसेस बना लो कि जी सिस्टम बन गया है, टेस्टर्स जो हैं वो छोटे छोटे टेस्ट केसेस बनाए हो। टेस्टिंग में रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग टेस्टिंग के अंदर ये बहुत ज़्यादा बताया जाता है कि जी फॉर एग्जांपल कि आप गलत लॉगिन, गलत पासवर्ड, गलत आईडी देकर देखो और ये आपका पहला टेस्ट केस बन गया और आप चेक करो कि लॉगिन सही से काम कर रहा है। दूसरा टेस्ट केस मेरा बन जाएगा कि मैं गलत ईमेल आईडी जो है वो डाल के देख रहा हूँ। जैसे आपकी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन होती है ना, तो वो इस तरीके से टेस्ट लगाते हैं, आपका वैल्यूएटर गलत आईडी डाल कर देखते हैं कि क्या गलत आईडी पे तो लॉगिन ही दे रहा। फिर टेस्ट केसेस लगते हैं कि जी क्या प्रीवियसली मैप पीछे जाकर देखा जाता है कि जो जहाँ जिस डेटाबेस में बन रहा है उसके अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स तो मैप कर रहा है कि ये तो नहीं कर रहा है कि किसी और फील्ड से जो है वो मैप करके आपका लॉगिन प्रोवाइड कर रहा है। फिर देखा जाता है कि जी क्या अगली दफ़ा एक टेस्ट केस ये बना लिया जाता है लॉगिन का कि अगर एक कस्टमर लॉगिन हो गया है फिर दूसरा कस्टमर लॉगिन हो रहा है तो उसको कहीं पिछले पिछले वाले कस्टमर की सारी डिटेल्स तो नहीं दिख जाती, ठीक है। तो ये सारे छोटे छोटे से टेस्ट केसेस हैं जो कि आप वैलिडेट कर रहे होते हो रिक्वायरमेंट्स को कि प्रॉपरली हो रही हैं कि नहीं। ये जो मैंने अभी नाम लिए हैं ये उसी के आगे से डिटेल है। रिव्यू कैसे होते हैं ये मैंने अभी मुंह से आपको बोल दिया, तो यू कैन इसको आप चेक कर सकते हो। रिक्वायरमेंट चेंजिंग के अंदर ये भी उसी का ही पार्ट है स्पेसिफिकेशन का। मैं इसको इसके अंदर इस तरीके से बताऊंगी कि ये 2 स्लाइड्स के अंदर कि जी आपकी सम टाइम्स बिजनेस और टेक्निकल इन्वायरमेंट, जब आपका बिजनेस रिक्वायरमेंट चेंज होती है या आपका टेक्निकल रिक्वायरमेंट जो है वो चेंज होता है तब भी आपकी रिक्वायरमेंट्स पे अफेक्ट पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस पॉलिसी आज चेंज हुई है तो उसके मुताबिक आपको सिस्टम को अपडेट करना पड़ता है, ठीक है। या आप इस तरीके से कर लें कि जी फॉर एग्जांपल आपने जो चीज़ बना कर दी है और जिस जगह आपने उसको इंस्टॉल करना है तो क्या वहाँ पे फुलफ़िल हो भी रही है या नहीं हो रही, ठीक है। सो माइट भी उस चीज़ के लिए आपको नया हार्डवेयर चाहिए हो, ठीक है ना, उस पर्टिकुलर सिस्टम को चलाने के लिए, ठीक है। इट मे बी नेसेसरी टू इंटरफेस द सिस्टम विद अदर सिस्टम। हो सकता है कि ऑलरेडी वहाँ पे कुछ सिस्टम पहले से लगे हुए हो, आपने उसके साथ उसको इंटीग्रेट करना हो, ठीक है। हो सकता है कि 1 साल बाद जो है वो मार्केट ट्रेंड्स चेंज हो तो बिज़नेस की प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाए, ठीक है। उन प्रायोरिटीज़ को आपने इसके अंदर जो है वो लगाना होता है। हो सकता है 1 साल बाद गवर्नमेंट चेंज हो या
या फिर कोई और आपकी कुछ लीगल नए पॉलिसीज़ बन जाएँ, उन लीगल पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग आपने जो है वो नए रेगुलेशंस बनाने होते हैं। तो हो सकता है रिक्वायरमेंट चेंज भी हो सके, ठीक है ना? सो माइट बी द पीपल हू पे फॉर अ सिस्टम एंड द यूज़र ऑफ दैट सिस्टम आर रियली द सेम पीपल। ये सिर्फ एक जेनेरिक उसने पॉइंट लिखा हुआ है, यू ऑलरेडी न्यू कि माइट बी जो हमारा क्लाइंट था बैंकिंग सिस्टम का, उसने खुद तो नहीं सिस्टम को यूज़ करना था, उसके एम्प्लॉयज़ ने करना था, फिर उन कस्टमर्स ने करना था जो कि उस बैंक में जाके अकाउंट बनवाते हैं, ठीक है? तो ये दोनों डिफरेंट लोग हो सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जैसे-जैसे आपकी रिक्वायरमेंट्स, कुछ सिस्टम रिक्वायरमेंट्स इम्पोज़ होती हैं, कुछ चेंज होती हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, तो देयर मस्ट बी ऑलवेज़ द सिचुएशन कि जहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो चेंज हो सकती हैं कि ठीक है जी, तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस। रिक्वायरमेंट्स एवोल्यूशन, या आपको डायग्राम, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, ये डायग्राम आपको, अगर मैं जेनेरिकली होती तो मैं आपको कहती कि एक नंबर की डायग्राम आ जाती है कि रिक्वायरमेंट एवोल्यूशन जो है वो क्या है, आपको डायग्राम बनानी पड़ती। अदरवाइज़ अब आपको वैसे पता होनी चाहिए कि एवोल्यूशन क्या है, वही जो आपने प्रोसेस मॉडल में किया था एवोल्यूटरी सिस्टम में, ठीक है? एवोल्यूशनरी सिस्टम में कि जी आपकी जो है वो रिक्वायरमेंट्स में एवोल्यूशन आ रही है, ठीक है? फॉर एग्जांपल आपने इनिशियली अंडरस्टैंड प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है? उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट आपने अपनी इनिशियल रिक्वायरमेंट्स बना ली हैं, जैसे-जैसे टाइम गुजरता गया, जैसे-जैसे आप आगे जाते गए हैं, तो आपकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो चेंज होती जा रही हैं, या मैं इसको ये कहूँ कि जैसे-जैसे टाइम गुजरता गया आपको रिक्वायरमेंट्स मज़ीद सॉलिड होती जा रही हैं, ठीक है ना? आपको प्रॉब्लम की ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आती जा रही है, या फिर आप जैसे-जैसे मोर स्टेक होल्डर्स, मोर वो तमाम काम पीछे जो हमने डिस्कस किए हैं कर रहे हैं, तो आपकी रिक्वायरमेंट्स की जो अंडरस्टैंडिंग है वो या तो चेंज हो रही है और या तो मज़ीद आपको समझ में आ रही है। तो अब आपने उसके लिहाज से अपनी रिक्वायरमेंट्स को चेंज करना है, ठीक है? और फिर अगेन उसके लिहाज से जो है वो सारे प्रोसेस, तो ये जो चेंजिंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स है ये क्या है? एवोल्यूशन है, ठीक है ना? और ये टाइम के लिहाज से बढ़ती चली जाती है। इसको सपोर्ट करने के लिए आपने इंक्रीमेंटल मॉडल पढ़ा है, आपने रैड देखा है, ठीक है ना? आपने जितने मॉडल्स देखे हैं वो उसकी स्टोरी यही है कि जी इंक्रीमेंट्स में आप डिवाइड कर रहे हैं और एवोल्यूशन होती जा रही है। ठीक है जी। चेंज को कैसे आप मैनेज करते हो जी, वो पॉइंट्स यहाँ पर उसने डिस्कस किए हुए हैं कि आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, आपने प्रॉब्लम को एनालिसिस किया, आपने स्पेसिफाई किया, आपने देखा कि अगर इसके अंदर मुझे चेंज करनी पड़ेगी तो उसका उसका कॉस्ट कितनी लगेगी, फिर उस चेंज को बहरहाल उसके लिहाज से आपने इम्प्लीमेंट किया और अपनी रिक्वायरमेंट्स को दोबारा से क्या कर ली, रिवाइज कर ली कि नाउ दीज आर माई अपडेटेड रिक्वायरमेंट्स। ठीक है जी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। अब इसके अंदर से दैट सेड आपकी उसके बाद की पॉइंट्स जो हैं वो आ रहे हैं, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो ओवरऑल हमने क्या देखा है, मैं दोबारा आपको की पॉइंट्स दिखा दूं। ओवरऑल आपने देखा जी रिक्वायरमेंट्स है कि उसके अंदर आपने फंक्शनल नॉन फंक्शनल देखी, फिर आपने जो वो की पॉइंट्स देखे, एलिसिटेशन कैसे होगी, स्पेसिफिकेशन सेपरेटली देखी, फिर वैलिडेशन सेपरेटली देखी, फिर आपने जो है वो ये देखा कि इनको आपने जो है वो रिक्वायरमेंट की चेंजिंग बेसिकली क्या है, ठीक है ना? यानी कि जब आप रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कर रहे हो तो चेंजिंग्स क्या है, फिर आप रिक्वायरमेंट्स को एवल्यूट कैसे करते हैं, वैलिडेट कैसे करते हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। अब इसके अंदर जो है वो आपको मेजर पॉइंट्स जो हैं वो पता होने चाहिए, यू नीड टू रीड इट, ठीक है? अगर फ्रेशली इसको रीड कर लोगे, समझ लोगे तो पता लग जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे आप कहो कि यार इसका पता होना चाहिए, दिस स्लाइड इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आपको ये इसका पता होना चाहिए, ठीक है? आपको आइडिया होना चाहिए कि यार इसका ये मतलब है, इसको याद करना है, नहीं याद नहीं करना है, ठीक है ना? कि कुछ रीडर्स आपको अगर ये तो वैसे ही याद हो जाएंगे, इनके रट्टे मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आइडिया के लिए है कि भी आपको पता हो कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। ठीक है जी। स्टेक होल्डर्स, येस दिस इज़ इंपॉर्टेंट, स्टेक होल्डर्स आपको पता होने चाहिए। स्टेक होल्डर्स, फंक्शनल नॉन फंक्शनल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इन दोनों का डिफरेंस पता हो, आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू आइडिया हो कि जी क्या फंक्शन है, क्या नॉन फंक्शनल है, ठीक है? ये जो इसके अंदर चीज़ें आ रही हैं इसको प्लीज़ आप करिएगा, ठीक है? यू डोंट नीड टू कि जी आप गोल्स एंड रिक्वायरमेंट्स को सेपरेटली देखें। इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि जो चीज़ें उसने यहाँ पर लिखी हुई हैं कि जी नॉन फंक्शनल। अच्छा, एक पॉइंट आपने याद रखना है, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्टूडेंट एंड एज अ डेवलपर या माइट बी अ प्रोजेक्ट मैनेजर, कि आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि आपका जो कस्टमर रिक्वायरमेंट्स बताएगा आके वो आपको ए टू जी सारी रिक्वायरमेंट्स फंक्शनल भी बताएगा, नॉन फंक्शनल बताएगा, नहीं। अक्सर डिस्कशन में भी सिर्फ फंक्शनल रिक्वायरमेंट डिस्कस हो रही होती हैं, कुछ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स अंटिल अनलेस आप किसी स्पेसिफिक फील्ड के लिए नहीं बनाने जा रहे, कुछ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑब्वियस होती हैं। जैसे मैंने आपको मोबाइल की एग्जांपल दी, इट इज़ ऑब्वियस कि बटन प्रेस होगा तो लाइट जलेगी, ठीक है ना? और इट इज़ ऑब्वियस कि एप्लीकेशन पे क्लिक करूँगा तो एप्लीकेशन खुलेगी, ठीक है ना? और जल्दी खुलेगी, ठीक हो गया।
तो कुछ मैट्रिसेस रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस के अंदर ये 4 प्रोसेस आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है जी। कि बेसिकली उसने एक पूरे प्रोसेस को एक डायग्राम की फॉर्मेट में बता दिया। फिर वो बारी-बारी अब शुरू हो रहा है कि एलिसिटेशन किसको कहते हैं। एलिसिटेशन के अंदर क्या आ जाती है कि रिक्वायरमेंट की आप डिस्कवरी करते हो, फिर उसको क्या करते हो, क्लासीफाई करते हो, ऑर्गेनाइज़ करते हो, फिर प्रायोरिटाइज़ करते हो, फिर यूज़र से नेगोशिएट करके उसको फाइनलाइज़ करते हो कि हाँ जी, ये हम बनाने जा रहे हैं। फिर आप उसको स्पेसिफ़ाई करते हो। बाय स्पेसिफ़ाई मीन ये अलग टॉपिक आगे आएगा। स्पेसिफ़ाई कैसे करते हो? आप यहाँ जो नेचुरल लैंग्वेज यूज़ कर लो, टेबल्स यूज़ कर लो, फॉर्म्स यूज़ कर लो, ठीक है? बताना है कि हाँ, आप डिस्कस कर रहे हो कि करने क्या जा रहे हो आप। ओके, ठीक है? सो एलिसिटेशन के अंदर आपकी ये चीज़ें आ गई। ये आपको पता होना चाहिए, पॉइंट्स लाज़मी ये याद कर लेना, ये पता होनी चाहिए आपको, ठीक है? रिक्वायरमेंट डिस्कवरी और ये चीज़ें, ठीक हो गया? अच्छा, इसके अंदर आपके इंटरव्यूज़ आ रहे हैं। आपके फॉर्मल इंटरव्यूज़ भी हो सकते हैं, आपके नॉन फॉर्मल इंटरव्यूज़ भी हो सकते हैं। आप क्वेश्चंस खुद बना के ले जा सकते हो और उसी सीक्वेंस में आपने रहना है, या आप ओपन इंटरव्यूज़ भी कर सकते हो कि बात से बात निकले और सारा कुछ हो। ठीक है जी। एथनोग्राफ़ी आप ऑब्ज़र्वेशन के थ्रू जो आप नोट कर रहे होते हो कि हाउ व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है जी। स्कोप क्या है, फ़ोकस एथनोग्राफ़ी क्या है, यू डोंट नीड टू लर्न दिस थिंग, दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन यू डोंट नीड टू लर्न दिस थिंग। ठीक हो गया? स्टोरीज़ के थ्रू आपके पास आ जाता है। ये भी स्टोरीज़ और सिनेरियोज़ आर नॉट इम्पोर्टेंट, ये भी आप इसको स्किप कर सकते हो। रिक्वायरमेंट स्पेसिफ़िकेशन के अंदर आपको पता होना चाहिए कि पर्टिकुलरली रिक्वायरमेंट स्पेसिफ़िकेशन है क्या? ठीक है? ओके बेटा, ओके। मैंने देख लिया आपका कमेंट, ओके। ठीक है, तो आप रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को देख सकते हो, कि जी आप प्रोसेस ऑफ राइटिंग द डॉक्यूमेंट जितनी यूज़र एंड रिक्वायरमेंट थी उनको आप एक प्रॉपर फॉर्मेट के साथ जब एक डॉक्यूमेंट के अंदर लिखोगे वो आपकी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन आ जाएंगी। ठीक हो गया? सो समहाउ उसके लिए तरीके डिफरेंट तरीक़ेकार हैं लिखने के, सारे उसने डिफरेंट तरीक़ेकार दिए हैं। इसी को आगे वो एक्सप्लेन कर रहा है कि जी नेचुरल लैंग्वेज क्या हो जाएगी। उसकी आपको गाइडलाइंस भी दी हैं, प्रॉब्लम्स भी बताई हैं। अगर आप स्पेसिफाई करना चाहते हो यानी कि स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में रहना चाहते हो, सिर्फ एक सेकंड। अच्छा जी, अगर आप स्ट्रक्चर्ड वे में रहना चाहते हो, तो फिर इट मीन्स कि आपने जो है वो एक नहायत फॉर्मल वे में बिज़नेस की सिस्टम रिक्वायरमेंट्स लिखनी है, ठीक है जी। आपने फंक्शन के बारे में बताना है, आपने इनपुट्स एंड आउटपुट्स के बारे में बताना है, आपने इन्फॉर्मेशन देनी है अबाउट द कंपटीशन और दूसरी एंटिटीज़, आपने एक्शन की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, आपने प्री एंड पोस्ट कंडीशंस बतानी है, अगर साइड इफ़ेक्ट्स कोई हैं तो आपने वो बताने हैं। ये फॉर्मेट समझना इसलिए ज़रूरी है कि आप जब अपनी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसके अंदर भी आपको ये चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें लिखना और समझना ज़रूरी है, ठीक है? तो ये उसकी एक एग्ज़ाम्पल आ गई। टैबुलर फॉर्मेट में आप कैसे कह सकते हो, इसको सिर्फ़ एक आइडिया होना चाहिए कि टैबुलर फॉर्मेट है, इस पे जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। यूज़ केसेस का सिर्फ़ आपको इतना पता हो कि यूज़ केसेस बेसिकली क्या बता रहे होते हैं कि आपको एक हाई लेवल ग्राफ़िकल मॉडल है, जिसके थ्रू आप ये बता रहे होते हो कि आपका जो यूज़र है वो आपके सिस्टम के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा, ठीक है? किस वे में वो इंटरेक्ट कर सकता है, सारी सारी वो आप उसकी रिक्वायरमेंट्स बता रहे होते हो, इंटरेक्शंस बता रहे होते हो, ठीक है जी। सो समहाउ ये आपका यूज़ केस बता रहा होता है। अब यूज़ केस क्या है डेप्थ में ये आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? एसआरएस पे फिर आप आ जाते हो, आपको पता होना चाहिए कि एसआरएस के अंदर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट एक सेपरेट चीज़ है, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट एक सेपरेट चीज़ है। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट इज़ बेसिकली टिपिकल एसआरएस डॉक्यूमेंट। जो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है वो आपकी किस तरह बनती है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना यूएमएल डायग्राम्स के थ्रू। यूएमएल डायग्राम्स के अंदर जितनी डायग्राम्स आ जाती हैं वो सारी आपकी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स के अंदर आती हैं, ठीक है? और तो आपने जो है वो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के उसने बता दिया जी कौन-कौन लोग इसको यूज़ करते हैं, कैसे होती है, इसको छोड़ दें। अब स्ट्रक्चर क्या है ना जी, आपके प्रीफेस होगा रिक्वायरमेंट के अंदर, इंट्रोडक्शन बताएँगे, आप ग्लॉसरी बताएँगे, यूज़र रिक्वायरमेंट डेफिनिशंस आ जाती हैं, सिस्टम आर्किटेक्चर के बारे में बताते हैं। डिटेल में आप फंक्शनल, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बताते हैं, ग्राफिकल सिस्टम मॉडल्स बताते हैं एंड येस आई डू एग्री कि इसके अंदर कुछ डायग्राम्स आती हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आती, जैसे कुछ डेटा फ्लो मॉडल्स आपके पास आ जाते हैं, वो आप डायग्राम के थ्रू ही बता रहे होते हो, ठीक है? सिस्टम की कोई फ्यूचर चेंजेस हैं, ठीक है? वो कैसे होंगी इंटरैक्ट, कोई कोई हार्डवेयर के अंदर एवोल्यूशन आनी है, कोई सॉफ्टवेयर के अंदर एवोल्यूशन आनी है, बिज़नेस एवोल्यूशन आनी है, जो जितनी फ्यूचर चेंजेस हैं वो आप इसके अंदर लिखते हो। अपेंडेंसेस लिखते हो, कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन की डिटेल्ड आपने वर्जन देने होते हैं तो अपेंडेंसेस के उधर लिख देते हो। पूरी डॉक्यूमेंट को आप इंडेक्स करते हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। फिर आप रिक्वायरमेंट्स की वैलिडेशन, आपके पास टॉपिक आ जाता है, जो कि आपके किसके इंजीनियरिंग प्रोसेस का चौथा पार्ट था, ठीक है?
या मेरा ख्याल है तीसरा था, ठीक है। तो सो समहाउ जो रिक्वायरमेंट्स आपने डेमोन्स्ट्रेट की हैं, जो आपका सिस्टम कर रहा है, आपका कस्टमर जो चाहता था जैसे आपके सिस्टम कैसे बिहेव करे, उनको आपने वैलिडेट करना है कि क्या ये कर भी रहा है या नहीं कर रहा। उसके अंदर आपने तमाम चीज़ें देखनी होती हैं, कंसिस्टेंसी, कंप्लीटनेस। कुछ जो टेक्निक्स इसके लिए आप यूज़ करते हो, आप रिव्यूज़ लेते हो, आप प्रोटोटाइपिंग यूज़ करते हो, आप टेस्ट केस जनरेशन बनाते हो जिसकी आपको प्रोटोटाइपिंग का आपको ऑलरेडी आइडिया है, ठीक है। रिव्यूज़ भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये आप ये टेक्निक्स हैं जो आप क्या क्यों परफॉर्म कर रहे हो, तो सिस्टम को वैलिडेट करने के लिए, ठीक है जी। सो ये उसकी आगे से आ गई। फिर रिक्वायरमेंट्स में चेंजिंग भी हो सकती हैं, ठीक है, कि समहाउ बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, टेक्निकल एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, ठीक है ना, नई चीज़ें इंस्टॉल होती हैं, कुछ चेंजिंग्स आ जाती हैं, तो वो रिक्वायरमेंट्स चेंज की ऑप्शन हमेशा आपके पास रहती है, ठीक है। सो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, लार्ज सिस्टम यूजली हैव अ डाइवर्स यूज़र कम्युनिटी विद मैनी यूजर्स हैविंग डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। जो एक बहुत बड़े बड़े सिस्टम होते हैं, उनको मल्टीपल लोग यूज़ कर रहे होते हैं और हर एक की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं और उनके अंदर आपके पास मल्टीपल कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। तो ये चीज़ मैंने अपनी दूसरी डॉक्यूमेंट के अंदर भी बताई हुई है कि आप बेसिकली शॉर्ट वे क्या है कि आप सबको नहीं खुश कर सकते हो। आप टेक्निकली देखते हो कि किनका सबसे क्लोज रिलेशन बन रहा है सिस्टम के साथ, या आप थोड़ा सा सेल्फिश होके देखो तो ऐसे लोग जिन्होंने अप्रूव करना होता है आपका सिस्टम, ठीक है ना, उनको खुश कर देते हो आप, ठीक है ना। फिर उसके बाद फिर आगे, लेकिन ये जो टिपिकल सॉफ्टवेयर की मैं आपको बात बता रही हूँ, जो बहुत सेंसिटिव सॉफ्टवेयर होते हैं उनके अंदर बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स जनरेट होती हैं, फिर जाके सारे काम होते हैं, ठीक है। फिर आपके पास लास्ट में आ जाता है रिक्वायरमेंट एवोल्यूशन के रिक्वायरमेंट वर्ड एवोल्यूशन का आपको पता होना चाहिए। फिर आपको अगर एवोल्यूशन का पता है तो ये कहानी आप पहले भी करते आए हो कि आपको शुरू में कुछ अंडरस्टैंडिंग है रिक्वायरमेंट की, वो चेंज हो रही हैं, वो अपडेट हो रही हैं और टाइम के साथ साथ जो है वो आप उनको परफॉर्म करते जा रहे हो, ठीक है जी। तो कुछ मैनेजमेंट की चीज़ के रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट क्या प्रोसेस है, क्या आपने चेंजिंग्स जो पीछे बताई हैं उनको मैनेज कैसे करना है, ठीक है ना। और आपने जो पूरा ये प्रोसेस हम डिस्कस कर रहे हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का, या फिर इसके बाद आप डिज़ाइनिंग का करेंगे, फिर एक्चुअल में सिस्टम डेवलपमेंट करेंगे, तो उसमें आपने इन रिक्वायरमेंट्स को मैनेज कैसे करना है। रिक्वायरमेंट मैनेज करने का क्या मतलब है कि प्रीवियसली जो रिक्वायरमेंट सेट हैं उनको कैसे लेकर चलना है, इन बिटवीन अगर न्यू रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं तो उनको कैसे लेकर चलना है, जो एक एक रिक्वायरमेंट का आपने ट्रैक कैसे लेकर चलना है, एक रिक्वायरमेंट दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट हो रही है, उनका आपस में एग्जैक्टली कम्बिनेशन कैसे बनाना है, एक के साथ दूसरे की लिंकेज कैसे करानी है। इन तमाम चीज़ों की जो मैनेजमेंट है, इन तमाम चीज़ों की जो प्लानिंग है वो आपकी इसके अंदर आ जाती है, ठीक है जी। सो ये वाली डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये जो एंड में दी हुई है, ठीक है। सो बाद में आपके जो है वो की पॉइंट्स हैं। तो आई गेस ये दिखने में ज़्यादा है, लेकिन अगर आप मेरा कॉन्सेप्ट समझो तो ये कहानी जो है वो एक सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड कहानी है जिसमें कोई इतनी मुश्किल नहीं है।